हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ट्रिपल एस अकाउंट्स विद मी अनिकांत। आप हैं एंटरप्रेन्योरशिप ईज वाले सेक्शन पे इस चैनल के, और इस वीडियो में हम एंटरप्रेन्योरशिप का एक और मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं जो स्ट्रिक्टली सीबीएसई सैम्पल पेपर के बेसिस पे बना हुआ है। तो आप समझ ही गए होंगे कि इसमें असेंबली ऑफ क्वेश्चन है, ऑल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड। चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर प्रीवियस वीडियो आपके लिए कुछ वैल्यू का रहा, दिस इज़ दी सेकंड वीडियो इन द सीरीज़ जिसमें मैं एक सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहा हूँ। प्रीवियस वीडियो अगर आपके लिए वैल्यू का लगा तो इसमें मैंने कोशिश करी है कि और कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपके लिए मैं लेकर आऊँ और एग्जामिनेशन पैटर्न के अकॉर्डिंग किस तरीके का क्वेश्चन पेपर बनता है, 60 क्वेश्चन आते हैं, आपको किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, वो सारी डिटेल्स को ध्यान में रखते हुए एक सैम्पल पेपर आपके लिए और बनाऊँ। तो ये भी सेम क्वेश्चन सैम्पल पेपर रहेगा, सीबीएसई पैटर्न पे बना हुआ है। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, टोटल 60 क्वेश्चंस आते हैं डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस दैट एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। सेक्शन ए में 24 क्वेश्चंस है, इसमें से 20 ही करने, सेक्शन बी में भी 24 है, उसमें से 20 करने। दोनों सेक्शंस में आप 4-4 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं और लास्ट जो सेक्शन है उसमें आप 2 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। ओएमआर शीट पे आपको बेंचमार्क लाइन्स बना लेनी है, जो हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 24 के बाद, 48 के बाद, एंड ऑफ कोर्स 60 वुड बी योर लास्ट क्वेश्चन। ऑल क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने हैं, बेस्ट अटेम्प्टेड चेक नहीं होंगे, फर्स्ट अटेम्प्टेड क्वेश्चंस चेक होंगे। चलिए अब फटाफट से इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेते हैं। वीडियो अगर वैल्यू लगे दोस्तों, एक बात, सैम्पल पेपर को स्टार्ट करने से पहले बहुत मेहनत लगती है असेंबली ऑफ क्वेश्चंस लाने में, साथ ही वीडियो प्रिपेयर करने में। तो प्लीज़ अगर वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू निकलती है, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने क्लासमेट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। बहुत सारा व्यूअर ट्रैफिक चैनल पे आता है पर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इज़ जस्ट अ प्रेस ऑफ अ बटन, बट दैट वुड बी अ ग्रेट हेल्प फॉर द चैनल। किसी भी तरह का एंगेजमेंट या कोई भी कॉन्वर्सेशन करनी है आप कमेंट्स में रखिए। वीडियो के अपलोड होने के कुछ दिनों में मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि सारे के सारे कमेंट्स का मैं आंसर करूँ। कोई क्वेश्चन है तो बिना टेंशन के उसको कमेंट सेक्शन में पूछिए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं कमेंट्स का आंसर करूँ। आप देख सकते हैं आई मेक बेस्ट एफर्ट्स। पीछे अगर किसी ने कमेंट्स में कुछ क्वेश्चन पूछे हैं तो मैंने ज़रूर से उनके आंसर भी किए हैं। तो और बेल आइकन अगर नहीं दबाया है तो बेल आइकन दबा दीजिए। आगे और अगर चैनल पे वीडियोस आएंगे तो आपको उनका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चैनल को किसी भी तरीके से अगर आप फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, एनी काइंड ऑफ अ हेल्प would be great। चलिए अब सारी बातें छोड़कर फटाफट से हम पेपर पे आते हैं। सेक्शन ए के अंदर पहला क्वेश्चन करते हैं, which of the following is not a feature of sole proprietorship? So sole proprietorship as we all know is a form of business organization। पूछा है कि इसमें से कौन सा फीचर नहीं होता है। पहला अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है, सोल प्रोप्राइटर की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। दूसरा सोल रिस्क बियरर, ऑफ कोर्स पूरे बिजनेस का रिस्क अकेले इंसान को ही बेयर करना है, कोई इसके साथ सपोर्ट में नहीं आएगा, कोई पार्टनर नहीं है, कोई मेंबर्स नहीं है दूसरे। तीसरा है सेपरेट एंटिटी फॉर्म बिजनेस। तो ये सेपरेट एंटिटी फॉर्म ऑफ बिजनेस, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है, सेपरेट एंटिटी होता है। तो देखते हैं बचे हुए ऑप्शंस क्या हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर अभी सी लग रहा है। सेपरेट एंटिटी इन्होंने वर्ड यूज किया। सेपरेट एंटिटी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, सेपरेट लीगल एंटिटी जो होता है वो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को ही मिलता है। राइट टू मेक ऑल डिसीजंस ये भी फीचर होता है, तो ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी फर्स्ट का, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है सोल प्रोप्राइटरशिप में। ओनर एंड द बिजनेस आर नॉट इन डिफरेंट एग्जिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, दे आर द सेम। तो अगर बिजनेस का कुछ फॉल्ट वगैरह है तो बिजनेस को सू किया जाएगा और एसेट्स बिजनेस को नहीं, ओनर को सू किया जाएगा। और बिजनेस के एसेट्स बिजनेस के नाम पे नहीं, ओनर सोल प्रोप्राइटर के नाम पे होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डैश इज वन ऑफ द एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द माइक्रो इंटर्नल। तो माइक्रो एनवायरमेंट का कौन सा एलिमेंट है? तो मैक्रो एनवायरमेंट के लिए हम जानते हैं कि पेस्टल मॉडल रहता है, तो पॉलिटिकल, इकोलॉजिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, ये सारे एक्सटर्नल एनवायरमेंट के, तो पॉलिटिकल एक्सटर्नल है। कॉम्पिटिटर्स माइक्रो एनवायरमेंट का रहता है, क्लोज प्रॉक्सिमिटीज में है आपके कॉम्पिटिटर्स आपसे, लीगल और सोशल दोनों ही पेस्टल मॉडल यानी कि एक्सटर्नल एनवायरमेंट के हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन सेकेंड हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं फटाफट से। अ बिजनेस फर्म कैन एंजॉय डैश थ्रू एनवायरमेंट स्कैनिंग। लास्ट मूवर एडवांटेज, देखिए ऑप्शंस थोड़ा सा एकदम यहीं से स्टार्ट हो गया। लास्ट मूवर एडवांटेज नहीं, एनवायरमेंट स्कैनिंग करेंगे तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा। बेनिफिट ऑफ टैक्सेस, कोई बेनिफिट ऑफ टैक्सेस एनवायरमेंट स्कैनिंग से नहीं मिलता। फर्स्ट मूवर एडवांटेज इज
एन एडवांटेज दैट यू गेट व्हेन यू डू एनवायरनमेंट स्कैनिंग। फर्स्ट चैप्टर के अंदर 6 to 7 पॉइंट्स दे रखे हैं इसके, उसमें फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट मूवर एडवांटेज, tapping useful resources, formulation of strategies and policies, none of these of course cannot be an answer. Fourth point question करते हैं, which element of the operational plan is concerned while deciding the exact path or route of material during the production process? तो ऑपरेशनल प्लान के एलिमेंट जिसको याद करने के लिए मैंने अपने वीडियोस के अंदर, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपको बता दूं कि चैनल पे पूरे एंटरप्रेन्योरशिप सिलेबस के वीडियोस अपलोडेड है, सारों में बहुत ही शॉर्ट और ब्रीफ में नोट्स प्रिपेयर करके एक्सप्लेन किया गया है। तो वहाँ पे अगर आपने ऑपरेशनल प्लान वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने एक्सप्लेन किया कि ऑपरेशनल प्लान के एलिमेंट्स होते हैं RSDFIS, रूटिंग, शेड्यूलिंग, डिस्पैच, फॉलो अप, इंस्पेक्शन एंड शिपिंग। तो रूटिंग जो है वहाँ पर एग्जैक्ट पाथ डिस्क्राइब किया जाता है कि क्या पाथ फॉलो करेगा रॉ मटेरियल फैक्ट्री में आने से फिनिश गुड्स बनने तक, रादर अल्टीमेट कंज्यूमर के या पॉइंट ऑफ सेल पे पहुंचने तक, दैट इज रूटिंग। शेड्यूलिंग में किस किस एक्टिविटी, किस किस प्रोडक्शन प्रोसेस को कितना टाइम लगेगा। डिस्पैच के अंदर प्रोडक्शन फ्लोर पे रॉ मटेरियल कब पहुंचेगा। फॉलोअप के अंदर हम ध्यान देंगे कि जो हमने इंस्ट्रक्शंस दिए, जो हमने रूट डिसाइड किया था, जो शेड्यूल डिसाइड किया था, उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। इंस्पेक्शन में क्वालिटी कंट्रोल चेक किया जाएगा। शिपिंग में फिनिश गुड्स पॉइंट ऑफ सेल या अल्टीमेट कंज्यूमर के पास डिलीवर कर दिए जाएंगे, कोई भी एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सेलेक्ट करके जो कंपनी को अच्छा लगता है या सूटेबल है उनके लिए। सो दैट इज टोटल ऑपरेशनल प्लान। रूट जो है वो रूटिंग में दे रखा है। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, नवीन ओन्स अ 10-room बिल्डिंग नियर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट. He wants to start a guest house there because he knows that many visitors require low cost accommodation near the airport. Which of the following he should ensure before opting the opportunity? इनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो entrepreneurial opportunity, business opportunity इनके पास, इसको ऑप्ट करने से पहले इनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो इसके अंदर लिखा है देयर इज अ गुड मार्केट फॉर द सर्विस, बिल्कुल गुड मार्केट इनको चेक करना है। एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट एंड रीऑर्गेनाइज द एंटरप्राइज, एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज तो है नहीं तो नया मार्केट। ब्रिंग आउट न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट, वो भी ही शुड इंश्योर बिफोर ऑप्टिंग द अपॉर्चुनिटी, ये तो आफ्टर ऑप्टिंग द अपॉर्चुनिटी है कि नया प्रोडक्ट लाना मार्केट में। एप्लीकेशन ऑफ न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, ये भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे किया जाता है। तो एक एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी जिसको चेक कर रहे हो तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इनको इंश्योर कर लेना है कि गुड मार्केट है या नहीं है सर्विस का। तो क्वेश्चन फिफ्थ का पॉइंट ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समर इज अ बडिंग रूरल एंटरप्रेन्योर who is working on improving the health index of the women in rural areas. Summer needs to understand various health issues confronted by women in order to create a socially committed organization. For this, he wants to gather information about the target market or customers in an organized manner. This organized effort of Summer is known as, क्या कर रहे हैं समर? देखिए, सबसे पहले जैसा कि पहले भी मैं बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में भी कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो तो सबसे पहले पढ़ लेना चाहिए कि क्या मांगा है। यहाँ पे मैंने पहले केस स्टडी पढ़ी विच वॉज नॉट द ऑप्टिमम वे ऑफ सॉल्विंग। यस, हमें सबसे पहले पढ़ लेना चाहिए था कि क्या मांगा है। तो इन्होंने लिखा है कि ये जो ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट समर कर रहे हैं इसको कहते क्या हैं? तो रूरल एरिया में एक बडिंग एंटरप्रेन्योर हैं, इनको विमेन हेल्थ इंडेक्स इंप्रूव करने की इनकी इच्छा है। समर ने क्या किया कि इन नीड्स टू अंडरस्टैंड, इनको समझना है कि कितने हेल्थ इश्यूज जो होते हैं जो विमेन फेस करती है, सोशली कमिटेड ऑर्गेनाइजेशन इनको बनाना है। तो इसके लिए इनको इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। क्रिएशन नहीं कर रहे हैं अभी एंटरप्राइज का। मार्केट रिसर्च ये ऑफकोर्स कर रहे हैं, मार्केट के अंदर पता कर रहे हैं। वेरिफिकेशन, प्रोडक्ट प्रिपेयर नहीं हुआ कि उसका वेरिफिकेशन करें और कोई प्रोडक्ट है नहीं जिसको ये इनोवेट करें। प्रोडक्ट अभी एग्जिस्टेंस में आए ही नहीं है ना, अभी इनको मार्केट के बारे में पता करना है। तो सिक्स्थ का मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बी लग रहा है, बट आई वुड चेक इट वंस। यस, सिक्स का बी ही करेक्ट है। मार्केट रिसर्च ये कर रहे हैं फिलहाल। अगर बिना कॉन्सेप्ट को जाने, देखिए जो वेरिफिकेशन इनोवेशन है ये क्रिएटिव और इनोवेटिव प्रोसेस में आता है। क्रिएशन इज अ सिंपल वर्ड एंड मार्केट रिसर्च इज अ कॉन्सेप्ट दैट यू हैव स्टडीड इन डिटेल इन 11th, और थोड़ा बहुत यहाँ पर भी इसका जिक्र आता है क्रिएटिव प्रोसेस में। तो लैंग्वेज पढ़ के भी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इंटरप्रेट किया जा सकता है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, इन 4 में से ही कोई एक करेक्ट आंसर होगा। इस सिचुएशन को ऐसे इंटरप्रेट करना चाहिए कि करेक्ट आंसर आपके पास है और 3 गलत आंसर एग्जामिनर को साथ में रख के देने हैं। एग्जामिनर क्या कोशिश करेगा कि वो 3 ऐसे गलत आंसर्स दे जो शायद आप कंप्यूट या कैलकुलेट करके या इंटरप्रेट करके लाओ,
और करेक्ट आंसर देना उसकी मजबूरी है। तो आपको केस पढ़ना है और ऑप्शंस पढ़ने, उससे आप यू कैन मेक, इफ यू आर not knowing the exact answer, you can take a calculated guess, and that calculated guess has a very high probability of being right. Any which ways you have 25% probability of getting the right answer, क्योंकि 4 ही ऑप्शंस है। उसमें भी अगर आप कुछ ऑप्शंस डेफिनेटली नहीं हो सकते, उनको चेकआउट कर दो, एक ऑप्शन हटता है तो 33%, 33.33% की प्रोबेबिलिटी आ जाती है, और अगर आप इफ इन केस 2 ऑप्शन हटा देते हो तो 50% की प्रोबेबिलिटी आ जाती है। So that is good numbers to get an correct answer, until and unless you are Virat Kohli, captain of India. 7th question करें, growing consciousness for health and fitness has led to the emergence of spa, gyms, slimming centers, yoga centers, etc. Which source of spotting idea has been highlighted? तो ये जो सोर्स ऑफ आइडिया पूछा है, देखिए फर्स्ट चैप्टर के अंदर 2 कॉन्सेप्ट है आइडिया से रिलेटेड, एक आइडिया फील्ड्स, एक सोर्स ऑफ बेसिक आइडिया। यहाँ पर बात हो रही है सोर्स ऑफ बेसिक आइडिया, तो आपको सोर्स ऑफ बेसिक आइडिया को आंसर करना है। सोर्स ऑफ बेसिक आइडिया होता है इन्वेंशन, इनोवेशन, चेंजेस, कॉम्पिटिशन। अब यहाँ पर कौन सा लग रहा है वो हमें बताना है। तो ग्रोइंग कॉन्शियसनेस फॉर हेल्थ एंड फिटनेस है ना, ये कॉन्शियसनेस लोगों में डेवलप हो रही है, हैज़ लेड टू द इमर्जेंस ऑफ स्पा, जिम्स, स्लिमिंग सेंटर्स, ये बहुत खुल गए हैं आपकी लोकेलिटी में क्योंकि लोगों में कॉन्शियसनेस बढ़ रही है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देर इज अ चेंज दैट इज हैपनिंग, पीपल आर बीइंग मोर हेल्थ कॉन्शियस, पीपल आर मूविंग टूवर्ड्स बीइंग फिटनेस बफ्स। तो कोई इन्वेंशन नहीं हुआ है यहाँ पर नया, कोई इनोवेशन नहीं हुई है, कॉम्पिटिशन नहीं है कोई मार्केट के अंदर, है ना। तो यहाँ पे चेंजेस जो है, कंपटीशन आपको इंस्पायर करता है, या कंपटीशन कोई प्रोडक्ट लाता है और उसमें आपको बहुत इजी वेरिएशन दिख जाता है, तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो जाती है, सोर्स ऑफ बेसिक आइडिया हो जाता है। तो यहाँ पे चेंजेस सीम्स टू बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, तो 7th का सी आंसर करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं हम। At break even level, तो break even point is the situation where you are neither in profit nor in loss. break even point का प्रैक्टिकल फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन। यहाँ पर दे रखा है टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंसेस, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस 0 होता है, टोटल रेवेन्यू प्लस टोटल एक्सपेंसेस अजीब बात है, टोटल रेवेन्यू अपॉन टोटल एक्सपेंसेस इज अगेन एन absurd थिंग टू से। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एट ब्रेक इवन लेवल टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंसेस बराबर होते हैं, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस बराबर होंगे तभी प्रॉफिट 0 आएगा। नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन इज ब्रेक इवन पॉइंट, यू आर ब्रेक इवन, ना प्रॉफिट है ना लॉस है। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं हम। सेंसिंग एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डैश एंड देन इनटू एन एंटरप्राइज। सेंसिंग एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पर क्या है कि आपको परसीविंग एंड सेंसिंग बेसिक आइडिया, फिर विजन और क्रिएटिविटी आएगी बाद में, और उसके बीच में आपको एबिलिटी होनी चाहिए टू हार्नेस डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे पूछा है सेंसिंग एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आइडिया इनटू एन अपॉर्चुनिटी एंड देन इनटू एन एंटरप्राइज। तो आइडिया इनटू एन अपॉर्चुनिटी इज द करेक्ट थिंग। देखिए अब ऑप्शंस पढ़िए, अगर सीधे से नहीं भी आता है ना इसका आंसर तो आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं। ऑप्शन में कुछ absurd और एकदम वियर्ड स्टेटमेंट्स है जो किसी भी सिनेरियो में प्रॉपर या अप्रोप्रिएट नहीं लगती। जैसे आइडिया इनटू अपॉर्चुनिटी समझ में आता है, पहले आइडिया आएगा फिर अपॉर्चुनिटी आएगी। अपॉर्चुनिटी इनटू आइडिया, अपॉर्चुनिटी को आप आइडिया नहीं बनाएंगे, आइडिया मिलेगा फिर उसमें मौका ढूंढेंगे आप। आइडिया इनटू अ प्रॉब्लम, व्हाई वुड यू क्रिएट योर आइडिया इनटू अ प्रॉब्लम, नो वन विशेस टू हैव अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है हमें। प्रॉब्लम इनटू एन अपॉर्चुनिटी, प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है अगर आपके पास, तो आपको आइडिया मिलेगा और फिर अपॉर्चुनिटी की बात आएगी। तो 9th का ए सीम्स टू बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन 10 कर लेते हैं। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, लाइफस्टाइल, एजुकेशन लेवल, वर्क हैबिट्स एक्सेट्रा फॉर्म अ पार्ट ऑफ डैश एनवायरनमेंट। तो ये सारी कौन से एनवायरनमेंट का पार्ट बनते हैं ये हमसे पूछा है। तो देखिए पॉलिटिकल एनवायरनमेंट नहीं, वैसे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, लाइफस्टाइल, एजुकेशन लेवल इन इटसेल्फ वेरी क्लियर है कि सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट बनते हैं। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन योर कंट्री, वॉर पे हैं या एट पीस हैं आप, और सिविल वॉर तो नहीं चल रहा है। इकोनॉमिक के अंदर इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन एक्सेट्रा आता है। सोशल एनवायरनमेंट में ये सारी चीज़ें आती हैं जो क्वेश्चन में दे रखी हैं। इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर आपकी इन्वायरमेंटल एलिमेंट, सीजन्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एक्सेट्रा सब इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट में आता है। तो इसका बहुत ही क्लियर आंसर है सोशल। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाल ओन्स अ क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न विच यूजेस कॉटन थ्रेड्स टू मैन्युफैक्चर गारमेंट्स।
ये कॉटन के थ्रेड से गारमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ यूटिलिटी क्रिएटेड बाय विशाल, कौन सी यूटिलिटी क्रिएट करते हैं, तो सारी टाइप्स ऑफ यूटिलिटी दे रखी है। विशाल जो यहाँ पर कर रहे हैं ये फॉर्म चेंज कर रहे हैं, ये थ्रेड से गारमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो थ्रेड से क्लॉथ बनेगा, क्लॉथ से गारमेंट्स बनेंगे, तो फॉर्म चेंज कर रहे हैं, ये फॉर्म यूटिलिटी होती है। कितनी तरह की यूटिलिटी होती है ये भी मैं बता देता हूँ, जितनी लिखी हुई है सारी ऑप्शंस के अंदर इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर्म यूटिलिटी मतलब आप टिम्बर से फर्नीचर बनाते हैं तो आप फॉर्म चेंज कर रहे हैं, तो ये फॉर्म यूटिलिटी हो गई। लेमन से लेमनेड बनाते हैं, ये भी फॉर्म यूटिलिटी हो गई। प्लेस यूटिलिटी, ईस्ट इंडिया के अंदर से कॉफ़ी या टी प्लांट्स, टी बनती है वहाँ पर, आपको आपकी लोकेलिटी में वो टू कंज्यूम अवेलेबल हो जाती है, ये प्लेस यूटिलिटी हो गई। टाइम यूटिलिटी, आपको विंटर्स के अंदर वुलन गारमेंट्स चाहिए या आप किसी इन्वायरमेंट में हो और यहाँ पे आपको कोल्ड बेवरेज पीने की इच्छा कर रही है और उन्होंने आपको उस समय पर जब ज़रूरत है तब अवेल करवा दिया, तो वो टाइम यूटिलिटी हो जाएगी। पोजेशन यूटिलिटी, आपके लिए कोई होल्ड करके रख रहा है आइटम्स को, जैसे आप बैंक्स के अंदर लॉकर रूम में वगैरह कहीं पे सामान रखते हैं, तो दैट इज पोजेशन यूटिलिटी। तो यहाँ पर आपके लिए फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करी है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच, एक सबके लिए और सब एक के लिए, इज द मोटो ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल का ही एक वर्जन दे रखा है, सो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए होता है, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक बंदा अगर वो केपेबल है तो वो पूरी सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए काम करेगा, और अगर किसी एक को तकलीफ है तो पूरी सोसाइटी लगेगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी के सारे मेंबर्स लगेंगे उसकी तकलीफ दूर करने के लिए। सो ऑल फॉर वन, वन फॉर ऑल, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए ये मोटो अप्लाई होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप, एक अकेला आदमी है, पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स काम कर रहे हैं, बट पूरी पार्टनरशिप बिजनेस के वेलफेयर के लिए काम होगा, किसी एक अकेले के वेलफेयर के लिए काम नहीं होगा। कंपनी प्रॉफिट ओरिएंटेड रहती है और कंपनी के अंदर जो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी चलती है और उनके हिसाब से कंपनी की डिसीजन मेकिंग होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में हर एक पर्सन को एक वोट मिलता है रिगार्डलेस ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, तो यहाँ पर ये मोस्ट अप्रोप्रिएट लगता है जो मोटो दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। सर्विस सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडियाज जीडीपी। ऐसा ऑलमोस्ट हाफ है, पहले एक मेजर कंट्रीब्यूशन था, अब ऑलमोस्ट हाफ है। एंड इट ओनली एम्प्लॉयज, इससे पहले एग्रीकल्चरल सेक्टर का एक अच्छा कंट्रीब्यूशन था, अभी सर्विस सेक्टर इज coping up with other sectors and it employs around 1/3 of its workforce. Identify the environmental factor which helped them in taking this decision. थोड़ा क्वेश्चन ढंग से फ्रेम नहीं है। सर्विस सेक्टर ऑलमोस्ट इंडिया की आधी, तो यहाँ पर पॉलिटिकल फैक्टर तो लग नहीं रहा, सोशल फैक्टर भी ठीक नहीं लग रहा है, इकोनॉमिक फैक्टर सीम्स टू बी एन अप्रोप्रिएट थिंग, कुछ केस इन्वॉल्व होना चाहिए था जिससे ये लगता है। तो आई हैव टेकन दिस क्वेश्चंस फ्रॉम सम कंपाइलेशन ऑफ सैम्पल पेपर्स आउट देयर बाय सम पब्लिशर, आई वोंट नेम द पब्लिशर। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली वहाँ से लिखा हुआ है, मेरा खुद का फ्रेम्ड क्वेश्चन नहीं है, तो लैंग्वेज जो है वो इतनी अप्रोप्रिएट लग नहीं रही, बट फिर भी मेरे हिसाब से 13 का बी होना चाहिए। चेक कर लेता हूँ, 13 का बी ही दे रखा है। तो इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूशन जीडीपी की तरफ हो रहा है, ये सारे इंडिकेटर्स इकोनॉमिक फैक्टर्स की तरफ थोड़ा सा इंक्लाइन कर रहे थे आंसर को, दैट्स व्हाई आई एम चूजिंग 13 का बी, बट आई एम प्रिटी श्योर समथिंग इज मिसिंग इन दिस क्वेश्चन। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी इंक्लूड कॉमन सील, परपेचुअल सक्सेशन एंड लिमिटेड लाइबिलिटी। सभी के सभी कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ऑल 1, 2 एंड 3 हो जाएगा। कॉमन सील रहती है कंपनी की कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, परपेचुअल सक्सेशन, मेंबर्स में कम एंड गो बट कंपनी विल एग्जिस्ट फॉर एवर एंड एवर। कंपनी लॉ के द्वारा फॉर्म होगी और लॉ के द्वारा ही एंड होगी। लिमिटेड लाइबिलिटी रहती है कंपनी की, अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं रहती। मैक्सिमम लाइबिलिटी किसी भी शेयर होल्डर की होती है, अमाउंट अनपेड ऑन दो शेयर्स। तो डी ऑप्शन इधर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ऑब्जर्विंग एंड लिसनिंग टू कस्टमर्स गिव्स एन आइडिया अबाउट मार्केट ट्रेंड्स। विच वे टू स्पॉट ट्रेंड इज बीइंग रेफर्ड टू हियर। ऑब्जर्व करो, लिसन करो, तो इधर रीड ट्रेंड नहीं है। लिसनिंग टू कस्टमर्स विच गिव एन आइडिया अबाउट मार्केट ट्रेंड, यू आर लिसनिंग बट यू आर नॉट टॉकिंग विद देम, तो वॉच ट्रेंड थोड़ा सा लग रहा है। ऑब्जर्व कर रहे हैं और लिसन कर रहे हैं, तो दिस इज वॉच ट्रेंड नॉट टॉक ट्रेंड, क्योंकि ऑब्जर्व वर्ड यूज किया और लिसन यूज किया। यू आर नॉट हैविंग एन कॉन्वर्सेशन, यू आर हियरिंग अदर्स हैविंग एन कॉन्वर्सेशन, राइट। तो 15 का सी होना चाहिए। लेट मी चेक, यस 15 का सी ही है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि टॉक ट्रेंड की तरफ आप जाएं, बट ऑब्जर्विंग इज अ पावरफुल वर्ड टू
गिव यू क्लियर इंडिकेशंस कि यहाँ पे जो आंसर एक्सपेक्ट कर रहा है क्वेश्चन वाला वो वॉच ट्रेंड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं बच्चों। एनवायरमेंटल स्कैनिंग प्रोवाइड्स relevant information about the business environment. Such information is useful in planning and policy making. Identify the benefit of environment scanning in the above statement. तो स्कैनिंग द इन्वायरमेंट कुछ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देगा बिजनेस। देखो इंपॉर्टेंस तो बहुत सारी है इन्वायरमेंट स्कैनिंग की, यहाँ पर कौन सी बात कही गई है ना वो पूछा गया है। तो environment scanning provides relevant information about the business environment. Such information is useful in planning and policy making. Clearly बोल दिया, formulation of strategies and policies. First mover advantage नहीं है। Early warning signal, यहाँ से आपको threads वगैरह मिल जाएंगे। Customer focus इसकी बात ही नहीं हो रही। Strategy formulation is the most appropriate answer over here. Strategy formulate करके आप environment से निकले हुए threads को से खुद को डिफेंड करोगे और अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट करोगे। तो 16 का डी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं। डैश इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन ऑफ न्यू आइडियाज एंड कन्वर्टिंग दीज आइडियाज इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। आइडिया को यूजफुल प्रोडक्ट और सर्विस बनाने में क्या लगेगा? देखिए तो ऑप्शंस दे रखे हैं हमें। ये एक जनरल स्टेटमेंट है, किसी कॉन्सेप्ट से निकल के नहीं आ रहा है। आइडिया को बनाने के लिए स्किल्स डेवलपमेंट, फर्स्ट चैप्टर के अंदर एक छोटा सा फ्लो चार्ट जरूर बना के दे रखा है इन्होंने, जहाँ पे आइडिया को अपॉर्चुनिटी बनाने के अंदर क्या क्या लगता है, स्किल्स लगता है, कॉम्पिटेंस लगती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं और पता करते हैं कि क्या अप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है। यहाँ पे पहला दे रखा है इनोवेशन। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको फाइनली प्रोडक्ट बेचना है तो इनोवेटिव होना चाहिए प्रोडक्ट, ठीक है। अब इन्वेंशन खुद अपने आप में एक आइडिया हो सकता है। क्रिएटिविटी से आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं, क्रिएटिविटी से एक क्रिएटिव सोल्यूशन प्रॉब्लम का आइडिया बन सकता है आपके लिए, और स्कैन करने से आपको प्रॉब्लम्स और नीड्स मिलेंगी। तो बेसिकली यहाँ पे इनका जो इंटेंशन लग रहा है ना वो लग रहा है एंटरप्राइज प्रोसेस डायग्राम से, और वहां पर आइडिया को प्रोडक्ट बनाना, प्रोडक्ट एक इनोवेशन आपको प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करेगी। क्रिएटिविटी आपको आइडिया देगी, इन्वेंशन आपके लिए आइडिया हो सकता है, क्रिएटिव एफर्ट्स लगाएंगे तो एक अच्छा प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आएंगे, स्कैन करेंगे तो प्रॉब्लम्स और नीड्स मिलेंगी एनवायरनमेंट से। तो इनोवेशन इज एन अप्रोप्रिएट आंसर। बट अगर यहीं पे बच्चा अगर वो फ्लो चार्ट की तरफ जाए तो क्रिएटिविटी वहां पे जरूर लिखा हुआ है। क्रिएटिव थिंकिंग आपको आइडिया को अपॉर्चुनिटी बनाने में हेल्प करता है, बट आइडिया को अपॉर्चुनिटी बनाना नहीं, आइडिया को प्रोडक्ट बनाने की बात कहिए तो आइडिया अपॉर्चुनिटी बनता है कि ये आइडिया है, अब यहाँ पर एक मौका एग्जिस्ट है बिजनेस क्रिएट करने का। अगर बिजनेस क्रिएट करने का मौका एग्जिस्ट करता है, अब आपका प्रोडक्ट क्या रहेगा? प्रोडक्ट बनाने में इनोवेशन लगता है। इनोवेशन का कोर डेफिनेशन ही यही है कि किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या सर्विस में कुछ इंप्रूवमेंट लाना जिससे एडेड वैल्यू एडिशन हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। इन दिस स्टेज एन एंटरप्रेन्योर कम्स आउट। देखिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो क्वेश्चन को फ्रेम करने वाला है उनकी सब्जेक्टिव चॉइस पे भी जाते हैं। तो अब यहाँ पर आपके पास देखो, सबसे पहली एडवांटेज है कि आप ऑप्शंस पढ़ के इंटरप्रेट करने की कोशिश करें, और दूसरी आपके पास पावर है यू कैन लीव सम क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड, है ना। तो अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है आप छोड़ दो उसको, आप उसको अटेम्प्ट ही मत करो। पहले आपको जो आता है वो अटेम्प्ट करो, लास्ट में अगर कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं, मतलब टोटल आप हर सेक्शन के मैक्सिमम रिक्वायर्ड क्वेश्चन अगर नहीं अटेम्प्ट करते हैं तो बचे हुए में फिर आप कैलकुलेटेड गेस वर्क करिएगा, नहीं तो तुक्का लगा के आइए, छोड़ के तो नहीं आना है। अगर 60 में से आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं तो वो 50 अटेम्प्ट तो करके आने हैं, हर सेक्शन के रिक्वायर्ड मैक्सिमम तो आपको करके आनी है। कुछ नहीं समझ में आता तो कहीं पे भी कोई भी ऑप्शन भर दो 25% की, फिर भी प्रोबेबिलिटी है कि आंसर सही हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। इन दिस स्टेज an entrepreneur comes out with a viable plan to give practical shape by arranging funds, raw material, policy making. Out of the following identify the stage of creative process. तो एक viable plan बना रहा है, practical shape ले रहा है, तो ये illumination की बात हो रही है। इंक्यूबेशन के अंदर सबकॉन्शियस असिमिलेशन है। इनोवेशन तो लास्ट स्टेज होती है क्रिएटिव प्रोसेस की, टेक्स्ट बुक में ढंग से नहीं दे रखा है एनसीईआरटी में। क्रिएटिव प्रोसेस का लास्ट स्टेज इनोवेशन है और फिर वहां से इनोवेटिव प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो इल्यूमिनेशन 18 का सी ऑप्शन इज दी करेक्ट वन। मैं भी साथ के साथ देखिए इधर जब भी मेरी नज़र इधर जा रही है मैं आंसर रेफर कर रहा हूँ टू बी वेरी श्योर कि मैं कुछ गलत ना वीडियो में बता दूँ आप लोगों को। सो आई एम चेकिंग द आंसर्स एज वेल टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। वाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर एन एंटरप्रेन्योर
टू कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट। भैया ब्रेक इवन पॉइंट पता चलेगा तो पता चलेगा कि मिनिमम इतना लेवल ऑफ आउटपुट तो प्रोड्यूस करना ही है, तो मिनिमम लेवल ऑफ आउटपुट टू बी प्रोड्यूस ये पता चल जाएगा। इट हेल्प्स इन असेसिंग द इफेक्ट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट अपॉन द प्रॉफिट्स। अगर आप आउटपुट की क्वांटिटी चेंज कर दोगे तो उस पर प्रॉफिट पे कितना इंपैक्ट आएगा। आउटपुट चेंज करोगे तो सेल्स बदलेगी, सेल्स बदलेगी तो आपकी रिकवरी ऑफ कॉस्ट बदल जाएगी क्योंकि कंट्रीब्यूशन बदल जाएगा। तो ये भी सही है। इट हेल्प्स इन असेसिंग दी सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अगर आप सेलिंग प्राइस ब्रेक इवन एनालिसिस अगर आप करेंगे तो अगर आप सेलिंग प्राइस इंक्रीज कर दोगे सेम क्वांटिटी सेल करते हुए तो सेल्स बढ़ जाएगी, सेल्स बढ़ जाएगी तो ब्रेक इवन जल्दी अचीव हो जाएगा। तो ऑल ऑफ दीज सीम्स टू बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। 19 का डी ही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। ब्रेक इवन पॉइंट का ये 19 क्वेश्चन डन। 20th है ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू यूनिट प्राइस माइनस यूनिट कॉस्ट। सिंपल सा है, इसमें आई हैव नथिंग मोर टू से। प्राइस में से कॉस्ट माइनस करोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। प्राइस में कॉस्ट कोई क्यों प्लस करेगा। यूनिट प्राइस अपॉन यूनिट कॉस्ट इज एन absurd फिगर टू कैलकुलेट। नन ऑफ दीज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ इज यूनिट ऑफ सेल डिटरमाइंड इन अ रेस्टोरेंट प्रोवाइडिंग डिनर। यूनिट ऑफ सेल वो मेजरमेंट स्टैंडर्ड है जिस पे आप एक यूनिट सोल्ड को मेजर करते हैं, राइट। जैसे अगर कोई रेडीमेड गारमेंट मैन्युफैक्चरर है तो वो 1 पीस ऑफ शर्ट पे जाएगा, और अगर कोई क्लॉथ सप्लाई करता है गारमेंट बनाने के लिए तो वो पर मीटर ऑफ क्लॉथ पे जाएगा। कोई केक मैन्युफैक्चरर है तो वो पर पाउंड पे कैलकुलेट करेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसी तरीके से इन्होंने पूछा है कि एक रेस्टोरेंट है जो डिनर करता है उसका यूनिट ऑफ सेल क्या रहेगा। Unit of sale will be the number of dinners offered. Unit of sale will be the average amount billed per dinner. ये unit of sale नहीं होगा. Average amount billed per dinner is not. Both A and B, none of these. To me, A seems an appropriate answer. तो 21 का आंसर A ही है. Unit of sale will be number of dinners offered. अब एक आदमी बहुत भूखा है, 2 डिनर खा लेता है तो एक नंबर ऑफ पर्सन यूनिट ऑफ सेल नहीं होगा। जितने डिनर वो खा रहा है वो रहेगा। ये एक अजम्पशन से चल रहा है कि यहाँ पे ना थाली सिस्टम चल रहा होगा या पार्सल सिस्टम चल रहा होगा। मतलब एक आला कार्ट में इंसान ऑर्डर करता है तो फिर यू कैन नॉट, नंबर ऑफ डिनर्स ऑफर्ड कैन नॉट बी योर यूनिट ऑफ सेल, क्योंकि वन पर्सनस डिनर मे डिफर फ्रॉम अनदर पर्सनस डिनर। ये थोड़ा प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, बट आपकी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन यूजुअली नंबर ऑफ पर्सन्स को ही यूनिट ऑफ सेल अज्यूम करके क्वेश्चन सॉल्व किए हुए जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, और अब तक एग्जाम में भी सारे ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं। ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था जिसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच इन्होंने एक्सपेक्ट किया आपसे। तो यूनिट ऑफ सेल इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट। यूनिट ऑफ सेल मेजरमेंट स्टैंडर्ड है, और एक डिनर है तो वहाँ पे 4 ऑप्शन थे, उसमें से नंबर ऑफ डिनर्स ऑफर्ड सीम्स टू बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 22, डैश इज वन ऑफ द फैक्टर्स फॉर सेंसिंग एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी। सेंसिंग एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी पहले भी आया था, अभी थोड़ी देर पहले ही। तो सेंसिंग एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी में हमने देखा था कि परसीविंग एंड सेंसिंग बेसिक आइडिया, सेकंड है हमारा कि एबिलिटी टू हार्नेस डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, और थर्ड है विजन एंड क्रिएटिविटी। तो विजन एंड क्रिएटिविटी इधर है, तो 22 का ए ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल बराबर है ये। क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। विच प्लान डिस्क्राइब्स द प्रपोज्ड वेंचर्स फॉर्म ऑफ ओनरशिप। कौन सा प्लान फॉर्म ऑफ ओनरशिप के बारे में बताते हैं कि कौन सा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहेगा। तो फाइनेंशियल, ऑर्गेनाइजेशनल, मार्केटिंग एंड ऑपरेशनल। ऑर्गेनाइजेशनल बताता है। फाइनेंशियल प्लान के अंदर फाइनेंशियल डिटेल्स रहेंगी, फाइनेंस कहाँ से ला रहे हैं, इन्वेस्ट क्या कर रहे हैं, प्रोफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट, प्रोफॉर्मा बैलेंस शीट, कैश फ्लो प्रोजेक्शंस, ये सब फाइनेंशियल प्लान में रहता है। मार्केटिंग के अंदर आप प्रोडक्ट को कैसे बेचेंगे, तो यहाँ पे स्वॉट एनालिसिस रहेगा, टारगेट मार्केट को समझना रहेगा। ऑपरेशनल अभी हमने समझा, RSDF, IS, रूटिंग, शेड्यूलिंग, डिस्पैच वगैरह। तो ऑर्गेनाइजेशनल प्लान के अंदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात होती है, ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की के बारे में बात होती है, किस तरीके से रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइडेड रहेंगी बिटवीन दी मैनेजर्स एंड ओनर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो 23 का भैया बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 24th क्वेश्चन करते हैं। विच काइंड ऑफ पीपल आर रिक्वायर्ड, हाउ मेनी पीपल आर रिक्वायर्ड। पढ़ के ही लग रहा है इतने में ही काफ़ी है, मैन पावर प्लान या ह्यूमन रिसोर्स प्लान हो गया, तो ये बी ऑप्शन में पहले ही चेक कर देता हूँ, फिर भी पढ़ लेता हूँ बचा हुआ क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ बिजनेस प्लान इज हाईलाइटेड। तो टाइप ऑफ बिजनेस प्लान, देखिए टाइप ऑफ बिजनेस प्लान एक अच्छा वर्ड नहीं है। टाइप ऑफ बिजनेस प्लान में तो बेसिकली फॉर्मेट्स ऑफ बिजनेस प्लान हो गए। विच एलिमेंट ऑफ बिजनेस प्लान शुड बी द करेक्ट थिंग टू से। तो एलिमेंट ऑफ बिजनेस प्लान यहाँ पे मैन पावर प्लानिंग हो जाएगी, मैन पावर प्लान हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सेक्शन ए फिनिश कर लिया है। मैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा था क्योंकि मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, बट आप जब अपनी प्रैक्टिस करें आप इंश्योर करिएगा
कि आप OMR शीट, पहली बात तो OMR शीट का जो भी सैम्पल पेपर की टेक्स्ट बुक आप मार्केट से लेंगे या जब भी अपनी प्रैक्टिस करेंगे, आप OMR शीट ज़रूर लेके बैठें, उसमें OMRs को एक्चुअली फिल करिएगा और मेक श्योर दैट यू लीव 4 अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस इन दिस सेक्शन। तो आपको ये पता चलेगा कि OMR को फिल करने में कितना टाइम लगता है। एंड you need to mimic the environment that is going to be there in your actual examination। इसीलिए आपके स्कूल के एग्जाम्स भी इसी पैटर्न में कंडक्ट हो रहे होंगे। आई एम मोस्ट होपफुल। तो ये सेक्शन ए हुआ। आई होप आपको इस वीडियो में अच्छे से समझ में आ रहा हो। देखिए, वीडियोस को ब्लॉक्स में करके छोटे वीडियो बनाने में मज़ा नहीं आएगा। एट अ सिटिंग पूरा पेपर सॉल्व करें, ताकि आप भी मेरे साथ घर पे बैठ के जब ये पेपर सॉल्व करें, एक फुल टाइम, एक ऑलमोस्ट I want this video to be a situation where you and me are solving the paper together। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, कुछ भी वैल्यू लग रही हो, अभी तक कॉन्सेप्ट सीखने का मौका मिला हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर नहीं किया है तो। और वीडियो ख़त्म होने के बाद ज़रूर से इसको अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन आपको पता ही है दबाना है, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और चैनल को किसी भी तरीके से आप सपोर्ट करना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मैं सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाऊंगा। वैसे आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अनिकांत कुणावत इज़ माई हैंडल ऑफ इंस्टाग्राम, यू कैन फाइंड मी देयर। मैंने पब्लिक कर रखा है प्रोफाइल, यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस देयर एज वेल। अगर आपको लगता है कि आप यहाँ कमेंट्स में नहीं पूछना चाहते, यू आर नॉट बीइंग एबल टू फॉर्म एन आर्टिकुलेट क्वेश्चन, फील फ्री टू मैसेज देयर एंड आस्क क्वेश्चंस देयर। वैसे क्वेश्चन पूछने में बिल्कुल शर्म नहीं करनी चाहिए। नो क्वेश्चन इज अ सिली क्वेश्चन, ठीक है। सेक्शन बी करते हैं, चलिए दोस्तों। तो सेक्शन बी के अंदर हम देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो सेक्शन बी, चलिए फटाफट से अब स्टार्ट करते हैं हम। Okay, section B, question number 25. Arun started a factory for manufacturing shoes. He invested rupees 5 lakh of his own, and the rest of the amount he obtained a loan from a bank. He made a detailed plan describing the details needed for the operation of machines by the worker. मशीन को कैसे चलाएंगे वर्कर्स। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बिजनेस प्लान। फिर से इन्होंने आइडेंटिफाई द बिजनेस प्लान लिखा है। आइडेंटिफाई द टाइप, एक्चुअली टाइप ऑफ बिजनेस प्लान भी नहीं होना चाहिए, आइडेंटिफाई द एलिमेंट ऑफ बिजनेस प्लान। ये एक अप्रोप्रिएट वे ऑफ फ्रेमिंग का क्वेश्चन होगा। अच्छा नहीं, यहाँ पर ये टाइप ऑफ बिजनेस प्लान ही चाह रहे, क्योंकि सारे ऑप्शन देखिए। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बिजनेस प्लान डिस्क्राइब्ड अबव। कौन सा टाइप ऑफ बिजनेस प्लान? तो देयर आर फॉर्मेट्स ऑफ बिजनेस प्लान, जो एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान के पहले दे रखा है ना। तो उसमें आता है एलिवेटर पिच, पिच डेक विथ ओरल नरेटिव, रिटन प्रेजेंटेशन फॉर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स एंड इंटरनल ऑपरेशनल प्लान। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि इन्वेस्ट किया 5 लाख खुद का, रेस्ट अमाउंट उन्होंने बैंक से लिया। ही मेड अ डिटेल प्लान डिस्क्राइबिंग द डिटेल्स नीडेड फॉर द ऑपरेशंस ऑफ मशीन्स बाय द वर्कर। अब मशीन को वर्कर कैसे चलाएगा, ये एक्सटर्नल स्टेक होल्डर को जानने की जरूरत नहीं है। उसको ये पता होना चाहिए कि इंजीनियर चलाएगा और ये मशीन लगेगी, कहाँ लगेगी, कैसे लगेगी, कौन चलाएगा, ये सारी डिटेल्स इंटरनल ऑपरेशनल प्लान में आती हैं। तो 25th का दोस्तों सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। 26th क्वेश्चन करते हैं अब। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, ये एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन भी आते हैं। बच्चों को ना जाने क्यों इस वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से डर लगने लगता है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं बेटा, दे आर बेसिकली ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस ओनली। वाई दे आर सो, मैंने थोड़ा सा टाइम लेके, मोमेंट लेके पिछले वीडियो में समझाया है, जब मैंने CBSE का सैम्पल पेपर सॉल्व किया था। तो असर्शन दे रखा है, एक स्टेटमेंट बना रखी है और उसका रीज़न दे रखा है। असर्शन भी ट्रू हो सकता है, रीज़न भी ट्रू हो सकता है, पर हो सकता है कि रीज़न असर्शन का ट्रू रीज़न ना हो। दोनों में से कोई एक ट्रू भी हो सकता है, दूसरा फॉल्स भी हो सकता है। तो द सोल प्रोप्राइटर हैज़ लिमिटेड लाइबिलिटी। सोल प्रोप्राइटर की लिमिटेड लाइबिलिटी, भाई साहब गलत बात कर रहे हैं आप। सोल प्रोप्राइटर की तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, तो असर्शन फॉल्स है। द सोल प्रोप्राइटर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द कॉस्ट एंड डेट्स ऑफ देयर बिजनेस। तो रीजन सही है, सारी कॉस्ट और डेट के लिए वो इकलौता रिस्पॉन्सिबल होगा, बिल्कुल सही बात है। बट दिस इज नॉट द करेक्ट रीजन फॉर द असर्शन मेड। असर्शन में तो आप कह रहे हो लिमिटेड लाइबिलिटी है, जबकि लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं है। तो बोथ ए नहीं है, गलत। बोथ ए एंड रीजन आर ट्रू, नहीं ये भी नहीं है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये भी नहीं है। ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। तो 26th का डी हो जाएगा यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कर लेते हैं। केस दे रखा है, तो पहले मैं पढ़ लेता हूँ कि मांगा क्या है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडरटेकन बाय अनुज। कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी अनुज कर रहे हैं, ये बताना है कि वो बिजनेस कर रहे हैं, प्रोफेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, या नन ऑफ दीज है। तो केस पढ़ लेते हैं। Anuj, after passing his 12th examination,
Went to Pune to study law. On completion of his course, he tried to get a job in the same city, but he could not get the same job. मिली नहीं तो employment हट गया. He therefore decided to set up his own law firm and practice as a lawyer. इन्होंने क्वालिफाइड डिग्री अचीव करी है फ्रॉम अ स्पेशल इंस्टीट्यूशन. लॉ इन्होंने स्टडी किया है एक यूनिवर्सिटी से, तो ये प्रोफेशन एक्सरसाइज कर रहे हैं. इतनी इंफॉर्मेशन काफ़ी है मेरे लिए ये जज करने को. इनिशियली इट वॉज टफ फॉर हिम टू गेट क्लाइंट, बट ही वर्क नन ऑफ दैट. he is successful and he charges a handsome fee for his services. Identify. तो 27 का बी हो जाएगा. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये. Question number 28. Pintu runs a company that sells ball pens. They first determined the fixed cost, which included property tax, salaries, etc., which sum up to 1 lakh. Salary can become part of your fixed cost if वो regardless of the work पे करनी ही पड़ती हैं. तो सैलरी मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स कॉस्ट ही होती है. फिक्स कॉस्ट इज द कॉस्ट विच डज नॉट चेंज विद द आउटपुट. यूनिट ज़्यादा बनाओ कम बनाओ लगनी है. वेरिएबल कॉस्ट यूनिट्स अगर ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा लगेगी, कम बनाओगे तो कम लगेगी. वेरिएबल कॉस्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेन इज 2 रुपये. हेंस दे सेल द पेन एट अ प्राइस ऑफ 10. तो 8 रुपये का कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है. इसको सॉल्व कर लेते हैं. प्रैक्टिकल क्वेश्चन है. बीईपी का सेलिंग प्राइस 10 रुपये की है, वेरिएबल कॉस्ट 2 रुपये की है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया 8 रुपये का. इफ वन हैज़ टू डिटरमाइन द ब्रेक इवन पॉइंट दैट वुड कम अप टू, बहुत ही सिंपल है. ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट. फिक्स कॉस्ट है यहाँ पे 1 लाख रुपए की और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है पेन की 2 रुपये, सेलिंग प्राइस है 10, तो वे कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट 8 का मैं निकाल ही चुका हूँ. 1 लाख डिवाइडेड बाई 8 12,500 बी. 28 का बी ऑप्शन करेक्ट है. ब्रेक इवन पॉइंट निकालना था, निकाल दिया हमने. ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं. देयर आर 2 बिजनेसमैन विद द सेम क्वालिफिकेशन. ठीक है भाई, और सेम प्रोडक्ट, बट द फर्स्ट वन हैज़ एन एज ओवर द अदर बिजनेसमैन ड्यू टू हिज स्किल एंड एबिलिटी टू थिंक, इमेजिन एंड ड्यू टू द थिंग्स एंड डूइंग द थिंग्स डिफरेंटली. थोड़ा सा टाइपो है इधर. आउट ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द क्वालिटी ऑफ द एंटरप्रेन्योर. भैया वो नई नई चीज़ें करता है, अलग अलग तरीके से करता है, तो उसके पास क्रिएटिविटी है. ऑनेस्टी, लीडरशिप, रिलायबिलिटी इसका होगी, पर इसका जिक्र नहीं हुआ यहाँ इस सिचुएशन में. मेरे को यहाँ पे लग रहा है कि भैया वो क्रिएटिव इंसान है, वो उसके पास स्किल है, सोचने की क्षमता है, इमेजिन करने की कैपेबिलिटीज़ हैं, अलग तरीके से काम करने की कैपेबिलिटीज़ हैं. तो ये सारे इंडिकेटर्स हैं उनकी क्रिएटिव एबिलिटी के. तो 29 का ए हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं. Arvind planned to start a small fast food joint in the area after finishing his degree. मांगा क्या है भाई साहब ये बता दो. From where will Arvind get the necessary information? इनको information कहाँ से मिलेगी? ठीक है, तो finishing his degree hospital management, he plans to combine and use healthy ingredients like whole wheat flour to make the burger buns. He knew that he had to start collecting information from different sources which will help him to identify क्या क्या sources, magazine, shows, family members. सभी से कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है कि फैमिली मेम्बर्स या शोज़ या मैगजीन्स में ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं आएगी. तो ऑल ऑफ दीज है. बेसिकली इनको हेल्दी फूड्स के बारे में जानना है और किस तरीके से ये ना अपना हेल्दी इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन कर सकते हैं एक बर्गर बन बनाने के लिए, इसके बारे में पता करना है. तो सड़क पे चलता हुआ आदमी से लेकर कोई फूड न्यूट्रिशनिस्ट, कोई भी फूड टेक्नोलॉजी में काम करने वाला बंदा, सभी से इनको इनपुट्स मिल सकते हैं. तो 30 का डी, ऑल ऑफ द अबव सीम्स टू बी द करेक्ट आंसर. 31 क्वेश्चन करते हैं हम. मैच दीज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विद देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, म्यूचुअल एजेंसी, सर्विस मोटिव. तो 1 का सी हो जाएगा दोस्तों. सर्विस मोटिव रहता है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का, कोऑपरेट करना है, सर्विस प्रोवाइड करनी है. जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कोई लेना देना नहीं. कॉमन सील रहती है जॉइंट स्टॉक कंपनी में. नीचे भी ऑप्शन है, थोड़े से स्पेस के बाद पेज ब्रेक आ गया है. पार्टनरशिप के अंदर म्यूचुअल एजेंसी रहती है, तो पार्टनरशिप का बी हो जाएगा. और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का होना ज़रूरी है. एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और 2 फैमिली मेम्बर्स ऑफ अ हिंदू फैमिली, ये ज़रूरी है एक HUF फॉर्म करने के लिए. तो 1 का सी, 2 का डी, 3 का बी एंड 4 का ए. बी ऑप्शन इज करेक्ट. 31 का बी बिल्कुल सही. आगे बढ़ते हैं.
Paridhi launched a new cosmetic brand of her own. She plans out her venture will compete and operate in its target market. She also decides her specific goals, strategies, and potential threats and opportunities in the market. Which element of business plan is Paridhi working on? तो परिधि यहाँ पे मार्केटिंग प्लान की बात करी है, उन्होंने स्वॉट एनालिसिस किया है और टारगेट मार्केट के बारे में भी पता किया है, ठीक है ना। तो ये मार्केटिंग प्लान की बात हो रही है। ऑर्गेनाइजेशनल प्लान में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, उसका कहीं जिक्र नहीं हुआ। फाइनेंशियल प्लान में पैसों की बात होती है, फाइनेंसेस की बात होती है, ब्रेक इवन पॉइंट की बात होती है, इनकम स्टेटमेंट की बात हो रही है, उसकी भी कहीं बात नहीं हुई है। ह्यूमन रिसोर्सेज में कितनी वर्कफोर्स रिक्वायर्ड है, कैसे एम्प्लॉयज़ को अलॉट किया जाएगा वर्क, अपोर्शन किया जाएगा उनके बीच में वर्क, उसकी भी कोई बात नहीं हुई है। तो 32 का सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 33rd क्वेश्चन हम करते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये लग रहा है मुझे। As per the following information, what be the sale to earn profit of 2,40,000? इनको 2,40,000 का प्रॉफिट अर्न करना है। इन्होंने सेल्स बता रखी है, फिक्स कॉस्ट बता रखी है, वेरिएबल कॉस्ट बता रखी है। दोस्तों इसको सॉल्व करने के दो तरीके। अगर आपको इनकम स्टेटमेंट पता हो ब्रेक इवन पॉइंट में जो आप बनाते हैं, तो वहां पर आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट गिव्स यू कॉन्ट्रीब्यूशन एंड कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट गिव्स यू प्रॉफिट, है ना। इन्होंने कह रहा है कि हमें प्रॉफिट चाहिए 2,40,000 का, तो प्रॉफिट आप पहले से लिख दो 2,40,000 का। फिक्स कॉस्ट दोस्तों 3,60,000 की रहेगी, उसको आप बदल नहीं सकते, फिक्स कॉस्ट 3,60,000 की रहेगी। अब फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट पता है तो रिवर्स जाओगे तो आपको कॉन्ट्रीब्यूशन पता चल सकता है, 3,60,000 प्लस 2,40,000, तो 6 लाख का कॉन्ट्रीब्यूशन आपको चाहिए, 6 लाख का कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट। अब आप एक चीज कर सकते हैं, देखिए वेरिएबल कॉस्ट 5,60,000 की वेरिएबल कॉस्ट है, बट वो वेरिएबल कॉस्ट 8 लाख की सेल्स पे लग रही है। अगर 8 लाख की सेल्स है तो 560 की वेरिएबल कॉस्ट है। अब क्योंकि आपको प्रॉफिट चाहिए 240 का, 8 लाख की सेल्स पे 240 का प्रॉफिट नहीं आ रहा होगा, चेक कर लेते हैं। ऑफकोर्स नहीं आ रहा होगा, 8 लाख की सेल है, 8 लाख में से आप 5,60,000 का अगर वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे तो कंट्रीब्यूशन बचता है 240 का। 240 के कंट्रीब्यूशन में से 360 की अगर आप फिक्स कॉस्ट निकालोगे तो लॉस आ रहा है 1,20 का। जो इन्होंने गिवन इंफॉर्मेशन दी है, इस गिवन इंफॉर्मेशन से तो लॉस बन रहा है 1,20,000 रुपए का, राइट। और हमें प्रॉफिट चाहिए कितने का, 240 का, तो सेल्स इंक्रीज करनी पड़ेगी। बट अगर सेल्स इंक्रीज हो गई तो आउटपुट इंक्रीज होगा, आउटपुट इंक्रीज होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, इस गिवन वेरिएबल कॉस्ट और सेल्स से प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो पता कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, ठीक है। तो मैं वही पता कर रहा हूं, मैं अभी इस क्वेश्चन के अंदर PVR प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो पता कर रहा हूं, दैट इज कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन और सेल्स के बीच में जो परसेंटेज रिलेशनशिप है वो किसी भी अमाउंट ऑफ सेल्स पर अप्लाई होगा। देखिए थोड़ी प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, 8 लाख की सेल्स है, 8 लाख की सेल्स पे जो कंट्रीब्यूशन है वो परसेंटेज किसी और सेल्स पे भी लगेगा। 10 लाख की सेल्स पे अगर मान लीजिए प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 20% है, मतलब सेल्स का 20% कंट्रीब्यूशन होता है। अगर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 20% है मतलब सेल्स का 20% कंट्रीब्यूशन होता है, करेक्ट। अब अगर सेल 10 रुपए की है तो कंट्रीब्यूशन 2 रुपए का होगा, सेल 100 रुपए की है तो कंट्रीब्यूशन 20 रुपए का होगा, 1 लाख की सेल्स है तो 20,000 का कंट्रीब्यूशन होगा। वही चीज मैं यहाँ पे पता कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सेल्स दे रखी है मेरे को 8 लाख की, 5,60,000 का वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है, तो मैं कंट्रीब्यूशन निकालूंगा पहले, 8 लाख माइनस 5,60,000, तो कंट्रीब्यूशन आ रहा है 2,40,000 का। ये जो गिवन केस है यहाँ पर कंट्रीब्यूशन है 2,40,000 रुपए का। अब यहाँ पे PVR निकालूंगा तो 2,40,000 का कंट्रीब्यूशन, पर यूनिट भी जा सकते हैं, अमाउंट में भी जा सकते हैं। 20,000 अपन 1 लाख भी 20% होता है, 2 अपन 10 भी 20% होता है। तो 2,40,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख की सेल्स इनटू 100 डिवाइडेड बाय 8 लाख परसेंटेज, तो 30% का प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो आ गया। एक और तरीका इसको सॉल्व करने का ये भी था कि आप वेरिएबल कॉस्ट को सेल्स से डिवाइड कर दो तो वेरिएबल कॉस्ट अपन सेल्स का परसेंटेज आ जाएगा, 100 में से वो परसेंटेज माइनस करोगे तो भी 30% आएगा। 5,60,000 8 लाख का 70% होता है, तो 30% का PVR हो गया। अब आपको प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो पता है, मतलब कंट्रीब्यूशन सेल्स का 30% है, मतलब ये जो कंट्रीब्यूशन दे रखा है ये सेल्स का 30% है, तो सेल्स कितनी होगी। दो तरीके यहाँ पे, या तो आप सेल्स को X मान लीजिए
सेल्स को x मान लेंगे तो x इंटू 30/100 इज इक्वल टू 6 लाख, या फिर आप सेल्स को 100 मान लीजिए, कंट्रीब्यूशन 6 लाख का है तो कंट्रीब्यूशन 100 के हिसाब से कंट्रीब्यूशन आपकी सेल अगर 100 है तो कंट्रीब्यूशन 30 का होगा। अब इफ 6 लाख इज इक्विवेलेंट टू 30 तो सेल्स कितनी आएगी ये आप पता कर सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि सेल्स को x मान लीजिए तो x का 30% शुड बी इक्वल टू 6 लाख। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको x यानी कि सेल्स पता चल जाएगा, तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 30% बेसिकली तो 20 लाख रुपए की अगर आप सेल करोगे दोस्तों तो ना आपको 2,40,000 का प्रॉफिट होगा, राइट। नाउ दिस वॉज वन वे ऑफ सॉल्विंग। एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच भी है मेरे पास दोस्तों। पहले एक बात आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सोल्यूशन के साथ साथ कुछ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, बट अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट एज अ कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो ये समझने में बहुत तकलीफ आ रही होगी। तो ब्रेक इवन पॉइंट का वीडियो चैनल पे है, बहुत ही अच्छे से कंसेप्चुअली ब्रेक इवन पॉइंट एक्सप्लेन किया है, उसको देख के आओ, उसके बाद आपको ब्रेक इवन पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, फिर ये क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। दूसरा तरीका जो इसको सॉल्व करने का, एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वो फॉर्मूला ये हो सकता है कि अगर आपको कुछ सेल्स टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट चाहिए तो उसका फॉर्मूला होता है, क्योंकि यहां पर यूनिट्स नहीं दे रखी, अमाउंट दे रखा है, तो फॉर्मूला हो जाएगा फिक्स कॉस्ट प्लस दैट डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवीआर, दैट इज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, एंड इनटू 100, क्योंकि पीवीआर परसेंटेज में होगा आपके पास तो इनटू 100। अब इसको बहुत ही फटाफट से सॉल्व कर लिया जाएगा। फिक्स कॉस्ट मुझे आगे से दे रखी 3,60,000 की, डिजायर्ड प्रॉफिट जो आपको कमाने की तमन्ना है वो है 2,40,000 रुपए का। पीवीआर हमने पिछले सिचुएशन में भी निकाला था 30% का, तो ये डिवाइड हो जाएगा 30 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से। 3,60,000 प्लस 2,40,000, 3,60,000 प्लस 2,40,000 इज 6 लाख। 6 लाख डिवाइड बाय 30%, अगेन यू गेट 20 लाख। यहाँ पर भी इससे पहले वाली सिचुएशन में भी फाइनल कैलकुलेशन यही थी, 6 लाख डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100, राइट। तो 20 लाख इज दी करेक्ट आंसर, और आप 20 लाख पे चेक भी कर सकते हैं। एक और तरीका, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, देयर आर इनन्यूमरेबल वेज टू सॉल्व इट। एक और अप्रोच क्या हो सकती है, सेल दे रखी है, सारी सेल पे प्रॉफिट निकाल लो, जिस पे 2,40,000 आ रहा हो उसको सेलेक्ट कर लेना। ए ऑप्शन नहीं हो सकता, बी ऑप्शन नहीं हो सकता। 2,40 की सेल पे 2,40 का प्रॉफिट कहाँ से बनेगा, 2 लाख की सेल पे भी कैसे बनेगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट ही 360 की। 24 लाख की सेल पे कैलकुलेट कर लो, 20 लाख की सेल पे 2 ऑप्शन कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। ये भी एक तरीका बिल्कुल हो सकता है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह की तकलीफ है कमेंट सेक्शन में मेरे से क्वेश्चन पूछिएगा, बट मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आपसे कि एक बार बीईपी का वीडियो देखिएगा और उसके बाद भी अगर आपका क्वेश्चन ना क्लियर हो तो आप कमेंट्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 सॉल्व करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 34, टॉय क्राफ्ट प्रोड्यूसेस टॉय एलिगेटर्स एंड टॉय डॉल्फिन्स। क्वेश्चन का डेटा एक बार एक नज़र से देखो, ये ब्रेक इवन पॉइंट का क्वेश्चन है। इन्होंने पूछा है वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट, तो बीईपी निकालना नहीं है, वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन निकालना है। सेलिंग प्राइस दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, कंट्रीब्यूशन में यहाँ पे निकाल लेता हूँ दोनों ही प्रोडक्ट का। कंट्रीब्यूशन एलिगेटर्स का 210 माइनस 140, एलिगेटर्स का कंट्रीब्यूशन है 70 का, और डॉल्फिन्स का 360 360 माइनस 190, तो डॉल्फिन्स का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 170 का। वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पूछा है, सीबीएसई के सैंपल पेपर में एक वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, जस्ट प्रीवियस वीडियो मेरा उसी पे बना हुआ है। वहां पर उन्होंने क्या किया, कंट्रीब्यूशन निकाल के कंट्रीब्यूशन को जोड़ दिया और कह दिया ये वेटेड एवरेज है। वो गलत है। जो कंट्रीब्यूशन निकलता है उस पर सेल्स मिक्स का परसेंटेज लगाना है, उसके बाद जो निकलेगा वो वेटेड कंट्रीब्यूशन होता है, और उसका सम करना समेशन वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन है। तो अगर क्वेश्चन ने वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मांगा है, वेटेड कंट्रीब्यूशन मांगा है, तो आपको पहले इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स का कंट्रीब्यूशन निकालना है और फिर उस पर सेल्स मिक्स लगाने का है, सेल्स मिक्स का परसेंटेज लगाना है, फिर उसको टोटल करना है, वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो 70 का 40%, 7 4 28, एंड 170 का 60% कैलकुलेटर पे कर लेते हैं। 102 प्लस 28 130 जो है ये वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन है। 34 का बी करेक्ट ऑप्शन है। यस, आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग है, एनालिटिकल प्लानिंग, मटेरियल। एनालिटिकल प्लानिंग, एक्चुअली ये मटेरियल यहाँ आना चाहिए था, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग इशू रह गया है। ऑब्टेनिंग रिक्वायर्ड रिसोर्सेज एंड मटेरियल, resource organization, the provision of value to customers, reward employees and satisfy stakeholders,
इम्प्लीमेंटेशन, केयरफुली आइडेंटिफाइंग द प्रोडक्ट एंड, मैं जैसा क्वेश्चन है उसको पढ़ रहा हूँ, ये जो लेफ्ट हैंड कॉलम में हमें दे रखे हैं ये इनोवेटिव प्रोसेस के एलिमेंट्स हैं और राइट हैंड साइड में उनके एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं, हमको इनको मैच करना है, ठीक है। तो कमर्शियल एप्लीकेशन इज applying resources in order to accomplish plan and deliver, carefully identifying the product deserving design and well resource, as well as the carefully identifying the product or service features, design as well as the resources that will be needed. ये C2 का C है, रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, ठीक है। अब इम्प्लीमेंटेशन के अंदर है द प्रोविजन, जो कमर्शियल एप्लीकेशन है उसके अंदर हम एम्प्लॉयज़ और इनको रिवॉर्ड करने की बात करते हैं, तो 4 का बी है, ठीक है। तो बी अप्लाई हो चुका है, सी अप्लाई हो चुका है। अब ए को पढ़ते हैं, ऑब्टेनिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, ये रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन में चला जाएगा। ऑब्टेनिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज एक्चुअली सेकंड का ए है, ऑब्टेनिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज एंड व्हाट एल्स इज देयर, रिसोर्सेज, मटेरियल, टेक्नोलॉजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल रिक्वायरमेंट, सेकंड का ए है। तो अभी ए चेक हुआ है, बी थोड़ा जल्दीबाजी में लिख दिया था मैंने, सेकंड के आगे ए हो चुका है और बी भी अलॉट हो चुका है, सी जल्दबाजी में लिख दिया था। केयरफुली आइडेंटिफाइंग द प्रोडक्ट और सर्विस फीचर्स, डिज़ाइन एज वेल एज रिसोर्सेज दैट विल बी नीडेड, ये एनालिटिकल प्लानिंग हो जाएगा, 1 का सी हो जाएगा। और सी जो है इम्प्लीमेंटेशन, अप्लाइंग रिसोर्सेज, 1 का डी हो जाएगा। तो 3 का डी हो जाएगा, 1 का सी, 2 का ए, 1 का सी, 2 का ए, 3 का डी और 4th का बी। सी ऑप्शन मेरे हिसाब से करेक्ट है, एक बार चेक कर लेता हूँ, इसमें थोड़ा समय लगा है मुझे। 35 का सी ही करेक्ट है, राइट गाइज। तो 35 का सी। आगे बढ़ते हैं। 36 असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आ गया फिर से हमारे सामने। इंक्यूबेशन इज दी सबकॉन्शियस असिमुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, सत्यवचन। इन दिस स्टेज एंटरप्रेन्योर रिकॉग्नाइज दैट एन अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट। नहीं भाई, अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है ये स्टेज में नहीं होता है, एज फार एज आई रिमेंबर। ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट तो टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पर जो क्रिएटिव प्रोसेस है, इनोवेटिव प्रोसेस है, वो आपको थोड़े से क्रैम करने हैं, सीक्वेंस भी याद रखना है। हो सकता है अगर वहाँ पे ऐसी लाइन लिखी हो, देखिए इंक्यूबेशन में सबकॉन्शियस असिमुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है, अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है, रिकॉग्नाइज हो चुका है, और अब आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं दिमाग के अंदर, इम्प्लीमेंट करने में अगर अभी समय है तो, ठीक है। तो एक बार टेक्स्ट बुक खोल के देख ही लेते हैं कि कहीं ऐसा लिखा तो नहीं है वहाँ पर। तो इंक्यूबेशन को पढ़ लेते हैं एक बार। इंक्यूबेशन यहाँ पर ये रहा, दिस इज सबकॉन्शियस असिमुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, दिस इज ट्रांजिशन पीरियड, द एंटरप्रेन्योर स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द आइडिया, इम्प्लीमेंटेशन ही लॉन्च्ड, तो दैट अ प्रोडक्ट एग्जिस्ट, ये ऊपर ही आ जाता है किसी स्टेज में। जर्मिनेशन में ही है कि अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है, तो रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। तो असर्शन करेक्ट है बट रीज़न आर इज फॉल्स, है ना। तो यहाँ पर दोनों ट्रू नहीं है, तो ए इज ट्रू बट रीज़न आर इज फॉल्स। मेरे हिसाब से 36 का सी सही है, 36 का सी ही सही है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 का सी क्यों? देखिए इंक्यूबेशन सबकॉन्शियस असिमुलेशन इंफॉर्मेशन है, बट जो इन दिस स्टेज एंटरप्रेन्योर रिकॉग्नाइज दैट एन अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट, ये तो जर्मिनेशन में ही हो जाता है। तो इंक्यूबेशन तो काफ़ी लेटर स्टेज है ना। क्रिएटिव प्रोसेस और इनोवेटिव प्रोसेस सीक्वेंशियली लर्न कर लेना। जहाँ जहाँ भी प्रोसेस दे रखे हैं मेरे वीडियोस, जहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रखे हैं, उन वीडियोस में बता रखा है कि कौन सी चीज़ें आपको सीक्वेंशियली लर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि इस प्रोसेस की 3rd स्टेज क्या है, या इसके बाद क्या आता है, या इसके पहले क्या आता है, तो आपको लर्न रखना पड़ेगा। ऐसा भी पूछ सकते हैं कि फर्स्ट 3 एक्सप्लेन करो, टर्म 1 में तो नहीं होगा पर टर्म 2 में हो सकता है। Wipro Technologies have a widespread global client network. It has mega partnership with Microsoft, Oracle and other big industries. तो बड़े बड़े नाम से इनकी पार्टनरशिप है। The downfall in one company can be pacified by performing well in other economy. एक इकोनॉमी में तकलीफ आती है तो दूसरी इकोनॉमी में आप बेटर परफॉर्म करके काम चला सकते हैं। विच एलिमेंट ऑफ स्वॉट, तो इनकी स्ट्रेंथ की बात हो रही है यहाँ पे। 37 का ए आंसर है ना। स्वॉट इज स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। इनके पास इनकी स्ट्रेंथ है कि वाइड स्प्रेड ग्लोबल क्लाइंट नेटवर्क है। एक देश की इकोनॉमी नहीं चलेगी तो कोई बात नहीं, दूसरे देश की इकोनॉमी से काम चला लेंगे, राइट गाइज। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। चलिए अब, वन ऑफ द की टू बिजनेस सक्सेस is to anticipate what the market will want or need before the entrepreneurs are aware of it themselves.
सिंस इट्स अनलाइकली फॉर एन एंटरप्रेन्योर टू सी इनटू फ्यूचर, द बेस्ट वे टू डू दिस इज आप ट्रेंड स्पॉटर बन जाइए, है ना। ट्रेंड से पता पड़ेगा अगर अभी कुछ चल रहा है तो यू कैन क्लियरली सी दैट व्हाट द नेक्स्ट स्टेप वुड बी इन द सिंक ऑफ थिंग्स दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड, है ना। फ्यूचर तो आप बता नहीं सकते, तो ट्रेंड स्पॉटर बन जाइए आप। ट्रेंड स्पॉटर रहेंगे तो आपको ट्रेंड के बारे में पता चलेगा। बाकी सारे ऑप्शन ही अजीब से दे रखे हैं, इस जो गिवन कॉन्टेक्स्ट है, जो डेटा है इस लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन में, उसका बाकी चीज़ों से लेना देना नहीं है। तो 38 का सी करेक्ट है, ठीक है। 39, सो क्वेश्चन 39 करते हैं। सोशल बिहेवियर इज रिलेटेड विद दी फुलफिलमेंट ऑफ सोशल ऑब्लिगेशन। यस, सोशल ऑब्लिगेशंस आपको बनानी है। प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक गुड्स एक प्रॉपर वर्ड नहीं है। देखिए, पब्लिक गुड्स इंक्लूड्स गुड्स दैट आर मेड फॉर पब्लिक एट लार्ज, कंज्यूमर गुड्स बनाना। तो पब्लिक गुड्स की जगह इनको लिखना चाहिए था पब्लिक वेलफेयर गुड्स। अगर ये लिखते तो सही होता। स्पीकिंग इन दिस वे, वाई? बिकॉज इसका जो आंसर है ना वो डी है ना। और आंसर डी होने के लिए इन जो स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं उनका कुछ कंटेक्स्ट में इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा, तो ही डी सही है। सी की लैंग्वेज ढंग से फ्रेम्ड नहीं है। इग्नोरेंस ऑफ अनएथिकल बिहेवियर, अनएथिकल बिहेवियर को इग्नोरेंस से मतलब है कि नॉट बिहेविंग इन एन अनएथिकल वे। तो अनएथिकल बिहेवियर को इग्नोर कर दोगे तो फिर यू माइट बी डूइंग समथिंग दैट इज, इट कैन बी इंटरप्रेटेड इन अ वे कि मैं किसी वे में बिहेव कर रहा हूं और इग्नोर करके चल रहा हूं कि ये अनएथिकल भी हो सकता है। तो सी पॉइंट इज नॉट प्रॉपरली फ्रेम्ड। सी पॉइंट में इनका इंटेंट ये है कि अनएथिकली बिहेव नहीं करना है, एथिकली बिहेव करना है। तो इग्नोरेंस ऑफ, यू कैन नॉट बी इग्नोरेंट अबाउट अ बिहेवियर एंड देन एक्सपेक्ट टू बिहेव इन अ प्रॉपर वे। यू नीड टू नो what are unacceptable and unethical, then only you will not be undertaking those practices, है ना। तो अनएथिकल बिहेवियर, इग्नोरेंस ऑफ अनएथिकल बिहेवियर करेक्टली फ्रेम्ड वर्ड नहीं है। बट अगर इग्नोरेंस ऑफ अनएथिकल बिहेवियर से ये कहते हैं कि नॉट बिहेविंग इन एन अनएथिकल वे, अगर ऐसा कहते हैं तो फिर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 करते हैं, चलिए। रुशाली wants to expand her business from a small beauty parlor to unisex salon. While moving forward towards her thought, she realized, मांगा क्या, पहले ये पढ़ लेते हैं। Which step is termed as the first step in innovation process? Innovation process का first step क्या रहेगा, ये पूछा है इन्होंने, ठीक है। अब देखिए, एक क्रिएटिव प्रोसेस होता है, एक इनोवेटिव प्रोसेस होता है। इनोवेटिव का प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप तो एनालिटिकल प्लानिंग होता है, बट इनोवेटिव प्रोसेस स्टार्ट होगा विथ क्रिएटिव प्रोसेस। अब क्रिएटिव प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप होता है आइडिया जर्मिनेशन। सैम्पल पेपर में भी एक ऐसा क्वेश्चन दे रखा था, उससे सिमिलर क्वेश्चन ही यहाँ फ्रेम किया गया है। तो उस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए इन्होंने तो आंसर दिया है क्रिएटिविटी को, ठीक है। बट मेरी ओपिनियन में वो फिर भी करेक्ट आंसर नहीं है। इन्होंने पूछा है कि फर्स्ट स्टेप ऑफ इनोवेशन प्रोसेस, तो इनोवेशन प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप तो एनालिटिकल प्लानिंग है। आप इनोवेशन प्रोसेस पूछ रहे हो ना, तो मैं इनोवेशन प्रोसेस के पहले क्या हो रहा है उसकी बात क्या करूं। किसी ने पूछा कि मैगी कैसे बनेगी, तो मैं उसको ये थोड़ी एक्सप्लेन करूंगा कि मैगी के पैकेट के अंदर जो मैगी नूडल्स आ रही है, मसाला आ रहा है, वो कैसे बनाया उन लोगों ने, वो थोड़ी एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि क्रिएटिव प्रोसेस अंडरटेक कर लिया है और उसके बाद इनोवेटिव प्रोसेस का फर्स्ट स्टेज पूछा है तो वो एनालिटिकल प्लानिंग होती है ना। और क्रिएटिव प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप पूछो तो आइडिया जर्मिनेशन होती है। बट इसका आंसर इन्होंने क्रिएटिविटी दिया है। क्यों? सैम्पल पेपर से इंस्पायर होकर क्वेश्चन बनाया है। तो अब एक डिलेमा है कि मेरे हिसाब से अप्रोप्रिएट आंसर तो एनालिटिकल प्लानिंग होता है, बट अगर आपको एग्जाम में, अपने टर्म एग्जाम में भी इस तरीके का क्वेश्चन मिले अगर आपको और ऐसे ऑप्शंस हो, तो आप क्रिएटिविटी चूज कराना। मोर लाइकली देन नॉट सजेस्टेड आंसर जो होगा एग्जामिनर के पास या जो मशीन को सजेस्टेड की दी जाएगी उसमें ए ही ऑप्शन रहेगा। तो कंसेप्चुअली बात अलग, बट रिकमेंडेशन मेरी ए ऑप्शन की रहेगी। तो थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 40। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, विच प्लान फॉर्मुलेट्स द मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्टिविटीज टू बी फॉलोड बाय एन एंटरप्राइज। मार्केटिंग प्लान की बात कर रहे हैं आप। ऑलमोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया। 41 का बी। आगे बढ़ते हैं। 41 का बी, यस। आगे चलते हैं। तो 40 का ए था, टू क्लैरिफाई एनी डाउट्स। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 42 कर लेते हैं। एंटरप्रेन्योर्स टेक एडवांटेज ऑफ सोशल नेटवर्किंग टूल्स लाइक सोशल नेटवर्क, वेबसाइट्स एंड फोरम्स। इन द अबव लाइन विच ट्रेंड इज एंटरप्रेन्योर स्पॉटिंग। एग्जैक्ट लाइंस लिखी हुई हैं, अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो दिस इज टॉक ट्रेंड। टॉक ट्रेंड के अंदर लिखा हुआ है। रीड ट्रेंड के अंदर फोरम्स और वेबसाइट टूल्स और RSS फीड की बात की हुई है। वो रीड
रीडिंग ट्रेंड्स के लिए कुछ आप टेक्नोलॉजिकल टूल्स यूज़ कर रहे हैं, बट सोशल नेटवर्किंग है, यू आर नेटवर्किंग विद पीपल, देर आर पीपल इन्वॉल्व, सोशल नेटवर्क इन इट सेल्फ इज कनेक्टिंग विद पीपल, तो यहाँ पे टॉक ट्रेंड की बात हो रही है। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स पे रीड ट्रेंड भी हो सकता है, अग्री, बट ये लाइन जो है एग्जैक्टली वो टॉक ट्रेंड की बात हो रही है, क्योंकि सोशल नेटवर्क्स पे कुछ ब्लॉग साइट्स भी होती हैं, एंड वी एज ए यूज़र ऑफ सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म नोज कि वहाँ पे कई कंटेंट आप पढ़ भी रहे होते हैं, बट देर इज स्टिल अ कम्युनिकेशन बिकॉज वन पर्सन इज स्पेसिफिकली शेयरिंग सम कंटेंट एंड दैट इज coming from somewhere, but the person is expressing his thoughts and having a conversation with you through some blogs or content may be created by himself or others, but वो अपनी opinion किसी के created content से भी कर रहा है, तो communication तो है, तो talk trend हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी टेक्स्ट बुक में लाइन्स लिखी हुई है, सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है। देखिए NCERT CBSE की अप्रोच है, लकीर के फ़कीर तो रहेंगे ही, किताब में जो लिखा हुआ है बस वो सच हो जाएगा, गलत है तो भी उसको वैसे ही करना है। क्लियर एग्जाम्पल है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का एंटरप्रेन्योरशिप में फॉर्मूला अलग है, अकाउंटेंसी में फॉर्मूला अलग है, बट आपको एंटरप्रेन्योरशिप का पेपर अटेम्प्ट करते वक्त एंटरप्रेन्योरशिप की NCERT में दिया हुआ फॉर्मूला ही अप्लाई करना है, इवन दो दैट इज नॉट अ प्रॉपर फॉर्मूला ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का करेक्ट फॉर्मूला EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, बट अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में अप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है फॉर सम रीजन। सोशल बिहेवियर इज रिलेटेड विद द फुलफिलमेंट ऑफ सोशल ऑब्लिगेशन, प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक गुड्स, ये तो रिपीट क्वेश्चन हो गया, थोड़ी देर पहले भी आया था, तो फिर से लैंग्वेज वगैरह को करेक्ट करते हुए 39 क्वेश्चन में जो हमने किया था 43 के अंदर वापस ऑल ऑफ दीज ही हो जाएगा, तो 43 का भी डी है, ये रिपीट हो गया है, तो देयर इज एन एरर मेड बाय द पब्लिशर जिन्होंने क्वेश्चन ये बनाया था। क्वेश्चन नंबर 44, विष्णु स्टार्टेड इज फैक्ट्री फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक आइटम्स इन दमन, मांगा क्या भाई साहब, ये पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड टू अक्वायर फ्रॉम द प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट। तो जो हमारा बिजनेस प्लान है, बिजनेस प्लान का जो फाइनेंशियल प्लान है, फाइनेंशियल प्लान के एलिमेंट्स में लास्ट में सोशल एंड इकोनॉमिक वेरिएबल्स है, उससे फ्रेम्ड ये क्वेश्चन है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, एंसिलराइजेशन, ये सारी बातें उसके अंदर लिखी गई हैं कि सोशल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या होंगे आपके एंटरप्राइज के क्रिएशन से। ये भी आप अपने फाइनेंशियल प्लान में लिख के देखिए, क्योंकि कई बार कुछ जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको ये जानने की भी इच्छा होती है, और कई बार आप अपने बिजनेस प्लान को सब्सिडी या गवर्नमेंट एड पाने के लिए भी यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर फिर आप यही बिजनेस प्लान को सबमिट करेंगे, और ये वाला जो एलिमेंट है फाइनेंशियल प्लान का आपको हेल्प करेगा आपको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करने में। Vishnu started his factory for manufacturing plastic items in Daman. As per the advice of his manager, he appointed Bisma DC company to formulate a business plan for his manufacturing unit. The company, in its business plan, mentioned the cost of installing a water waste treatment plant within the premises of manufacturing unit. Which of the following socio-economic within the premise of which of the following is the socio-economic benefit expected to acquire from the proposed investment? अब केस स्टडी में तो किसी का जिक्र हुआ नहीं है, तो यूं तो फिर अगर आप कर रहे हैं तो बाय अजम्पशन तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा, अगर आप बनाओगे तो इंपोर्ट भी नहीं करना पड़ेगा प्लास्टिक आइटम्स को, और तो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन भी हो जाएगा, और आप ये चला रहे हैं तो बिस्मा डेजी कंपनी है, इसको आपने बिजनेस प्लान बनाने के लिए कहा, तो ये एंसिलराइजेशन तो नहीं हुआ, क्योंकि बिजनेस प्लान तो ये कई ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाता होगा, तो मैंने एंसिलराइजेशन को गलती से टिक कर दिया है। ऑल ऑफ दीज सीम्स टू बी दी करेक्ट ऑप्शन फॉर मी, लेट मी सी व्हाट इज देयर, तो 44 का डी ही दे रखा है ना, तो डी ही करेक्ट लग रहा है, क्योंकि देखिए बिस्मा डी इजी जो भी प्रोनाउंसिएशन है इस कंपनी का, ये कंपनी आपके लिए बिजनेस प्लान बना रही है, और कंपनियों के लिए भी बिजनेस प्लान बनाती होगी, आपकी एग्जिस्टेंस में आने की वजह से ये एंसिलरी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश नहीं हुई, तो एंसिलराइजेशन इज नॉट करेक्ट हियर, तो फिर ऑल ऑफ दीज ही रहा। क्वेश्चन ऐसा है जिसका केस स्टडी से कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है ना, बस पॉइंट याद है, तो वैसे भी ये सारे सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट फाइनेंशियल प्लान के सोशल एंड इकोनॉमिक वेरिएबल्स में दे रखा है, सारे के सारे, ऑल ऑफ दीज आप चेक कर लीजिए। 45th क्वेश्चन कर रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट एयरलाइन स्टार्टेड देयर ऑपरेशंस फ्रॉम इंडिया टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री इन द ईयर 2015।
द कंपनी हैड बीन सक्सेसफुल, मांगा क्या है भैया, इन्होंने पूछा है इट इज़ डैश फैक्टर एज पर पेस्टल मॉडल। तो पेस्टल मॉडल का कौन सा फैक्टर है ये पता करना है। Operations gain in India, various parts of the country. In 2015, the company had been successful in operations as more people preferred to travel by air due to change in lifestyle attitude. ये बात हो रही है social factors की, lifestyle changes, increase in per capita income, standard of living का improvement, इसीलिए लोग air travel ज़्यादा करते हैं, ये सब social factor। 45th का A correct है। 46th, which of the following statement is correct with respect to partnership? Liability of the partner ऑफ अ फर्म इज लिमिटेड, नहीं भाई गलत बात है ये तो। अनलिमिटेड लाइबिलिटी इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली। द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर अराइजेस फ्रॉम स्टेटस, माइनर्स कैन फॉर्म अ पार्टनरशिप, नहीं ये भी गलत बात है। एवरी पार्टनर इज प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर, ये करेक्ट है तो डी करेक्ट हो गया। बी स्टेटमेंट, द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर अराइजेस फ्रॉम स्टेटस, स्टेटस से नहीं आती है, अग्रीमेंट से आती है ना, तो बी भी सही नहीं है। वैसे भी डी पढ़ के समझ में आ जाता है कि ये करेक्ट है, इसका मतलब बाकी इनकरेक्ट ही होगी। अ बिजनेस प्लान हैज सब प्लान्स रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? बिजनेस प्लान हैज सब प्लान्स रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? प्रोडक्शन, डॉक्यूमेंट्स, लीगल, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन ही क्लियर नहीं, पूछना क्या चाह रहा है ये। अ बिजनेस प्लान हैज सब प्लान्स रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो प्रोडक्शन प्लान एक बिजनेस प्लान का सब प्लान होता है, तो अगर ये पूछना चाह रहे कि इनमें से कौन सा बिजनेस का सब प्लान होता है तो प्रोडक्शन प्लान सब प्लान होता है। 47 का ए, 47 का इन्होंने सी दे रखा है, 47 का सी, बिजनेस प्लान है सब प्लान्स रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? आई डोंट थिंक ईदर देयर इज सम टेक्स्ट मिसिंग इन दिस क्वेश्चन और अदर थिंग वुड बी कि दिस क्वेश्चन इज नॉट करेक्ट, है ना। बिजनेस प्लान हैज सब प्लान्स रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन में कुछ मिसिंग रह गया है, शायद कुछ टेक्स्ट मिसिंग है, तो 47 का लीगल आंसर दे तो रखा है पर क्यों क्वेश्चन में सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 48th क्वेश्चन, इन अ शुगर मिल इन यूपी जैगरी इज प्रोड्यूस्ड, जैगरी इज जो गुड़ हम खाते हैं वो, इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग कैन, शुगर कैन। The mill owner is unable to decide whether to continue with his subsidiary or not। भाई ब्रेक इवन पॉइंट का क्वेश्चन है। मंथली आउटपुट ऑफ सब्सिडरीज 2500 kg, मंथली आउटपुट 2500 kg का है, ठीक है। अब इन्होंने फिक्स्ड एक्सपेंसेस दे रखे हैं, ये नहीं बता रखा कि ये मंथ के हैं या एनुअली, तो अज्यूम करूंगा कि ऊपर आउटपुट मंथली दे रखा है तो शायद ये फिक्स्ड एक्सपेंसेस भी मंथली दे रखे होंगे। चेक कर लेता हूँ मेरे आंसर के अकॉर्डिंग के ये 70,000 एनुअल होगा या मंथली होगा, एक कैलकुलेटेड गेस लूंगा। क्वेश्चन को डेटा देना चाहिए था वैसे। द मिल ओनर इज ट्राइंग टू फाइंड आउट ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा यहाँ पे, कॉन्ट्रीब्यूशन 70 रुपये का आ रहा है। ब्रेक इवन पॉइंट इज फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, तो 70,000 डिवाइडेड बाय 70, 1000 यूनिट्स जो है वो आ रहा है। 1000 यूनिट्स पे ब्रेक इवन हो रहा है। अगर ये एनुअल है तो 2500 तो ये मंथली बना रहे, तो ये मंथली ही होगा, तो 1000 यूनिट इज मंथली ब्रेक इवन पॉइंट। वैसे भी हमें डिसाइड तो करना ही, इन्होंने पूछा ब्रेक इवन पॉइंट, गिवन फिक्स कॉस्ट से बता देता हूँ 12,000 ऑप्शन में नहीं है, अगर होता तो मैं कंफ्यूज होता कि मंथली पूछा है एनुअली। यहाँ पर डी 1000 यूनिट, 48 का डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन सी की तरफ आ जाते हैं हम। यहाँ पर 12 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से 10 हमें अटेम्प्ट करने हैं, हम सारे अटेम्प्ट कर रहे हैं वाइल प्रैक्टिसिंग। विक्रम अ न्यू जनरेशन, भाई मांगा क्या है? द टर्म यूज्ड फॉर रोड मैप इज बिजनेस प्लान। भाई साहब बिना केस स्टडी पढ़े ही आंसर आ जाता है। 49 का बी इज करेक्ट, पढ़ लेते हैं फिर भी। विक्रम न्यू जनरेशन हाईटेक फार्मर है, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है, वेजिटेबल वगैरह पे कॉन्सेंट्रेशन था, इन्होंने सैलड बार्स ऑर्गेनिक फ्रूट्स वगैरह के खोले, इनको एक रोड मैप चाहिए, ठीक है भाई साहब बिजनेस प्लान है, ठीक है। 50th क्वेश्चन करते हैं। केतन वॉन्ट्स टू स्टार्ट अ बैग मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री इन ऑर्डर टू पिच हिज पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, ही हैज प्रिपेयर्ड एन इंटरेस्टिंग स्लाइड शो। इंटरेस्टिंग स्लाइड पर पढ़ा है, नीचे पढ़ लेते हैं। फॉर्मेट्स ऑफ बिजनेस प्लान अगर मांगा है तो ये पिच डेक विथ ओरल नैरेटिव है, स्लाइड शो उधर ही आता है। एलिवेटर पिच इज शॉर्ट समरी, एक एलिवेटर राइड में खत्म हो जाए वो एक्सप्लेनेशन। रिटन प्रेजेंटेशन फॉर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के लिए डिटेल प्लान रहता है। इंटरनल ऑपरेशनल प्लान ऑर्गेनाइजेशन के अपने पर्सनल यूज़ के लिए, इसका एक्सटर्नल स्टेक होल्डर का से कोई लेना देना है ही नहीं। तो इंटरेस्टिंग स्लाइड शो जहाँ आ जाता है ना।
इंस्टेड ऑफ अ डिटेल प्रेजेंटेशन प्लान ही थिंक्स अ प्रेजेंटेशन विद फ्यू ग्राफ्स टू डिपिक्ट, एकदम क्लियर लैंग्वेज है। 50 का बी, पिच डेक विथ ओरल नरेटिव की बात हो रही है। 51st क्वेश्चन करते हैं, बहुत बड़ी केस स्टडी है, नीचे पढ़ लेता हूँ मांगा क्या है। आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब्ड इन द अबव पैरा दैट हेल्प्ड नयन इन स्ट्रक्चरिंग हिज आइडिया ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। तो कौन सा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है? आइडिया ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन मुझे लग रहा है मोस्ट अप्रोप्रिएट, इतना सा पढ़ के। इन्वायरमेंट स्कैनिंग से वहाँ से प्रॉब्लम मिलती है। सेंसिंग एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी, परसीविंग एंड सेंसिंग बेसिक आइडिया, और एबिलिटी टू हार्नेस डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, विजन एंड क्रिएटिविटी पढ़ लेते हैं, इससे रिलेटेड कुछ कह रखा हो तो। और ट्रेंड स्पॉटिंग से ट्रेंड्स के बारे में पता चलता है, प्रॉब्लम वगैरह का ट्रेंड स्पॉटिंग से कोई लेना देना है नहीं। लास्ट में जो इन्होंने वर्ड कहा है ना कि स्ट्रक्चरिंग हिज आइडिया ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, 51 का मोस्ट प्रोबेबली तो ए ही आंसर है। लेट्स सी इफ एज एन एस्पायरेंट ऑफ दिस एग्जाम अगर मैंने कैलकुलेटेड गेस लेके ए किया होता तो सही होता या नहीं होता। 51 का बिल्कुल ए है, बिना केस स्टडी पढ़े भी लास्ट लाइन से ही पता चल रहा है कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है। पढ़ लेते फिर भी। तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन से जो आप घबराते हैं, अगर आपने टेक्स्ट बुक की रीडिंग करी हुई है, कॉन्सेप्ट समझे हुए हैं, उसके लिए चैनल पे सारे बार बार दोहरा रहा हूँ, चैनल पे पूरा सिलेबस अपलोडेड है, वीडियोस वहाँ से देखें, आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे केस स्टडी के। और आपके पास अगर नहीं भी होता है, कोई समझ में नहीं भी आता है कॉन्सेप्ट या टॉपिक, आपके पास पावर है टू लीव द क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड। आपको 60 में से 50 ही करने हैं, तो यू कैन लीव सम क्वेश्चंस। बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दो, बट एक बार लास्ट में ज़रूर पढ़ लेना कि मांगा क्या है। 90% ऑफ द जॉब इज़ देयर ओनली, है ना। पढ़ लेते हैं। सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल से नयन ने पास किया। ही वांटेड टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस बट वाज अनडिसाइडेड अबाउट द नेचर ऑफ द बिजनेस टू बी स्टार्टेड। वन डे ड्यूरिंग द मॉर्निंग वॉक हिज ग्रैंडफादर फेल डाउन इन द पार्क एंड वाज इंजर्ड। ये पास एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। फ्रॉम द लैंग्वेज दैट आई एम गेटिंग इट, ये पढ़ा हुआ सा लग रहा है मेरे को। He observed that his grandfather often forgot to take his medicines. He thought that the same problem may be faced by other old people. तो इससे लगा कि ये प्रॉब्लम तो और लोगों के पास भी होगी, वो दवाई लेना भूल जाते हैं। He thought to develop a walking stick for people that could be fitted with some electric devices connected to the mobile phones of the members of the family, which could indicate the location of old people. तो GPS inbuilt है walking stick में। प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया इन्होंने, प्रॉपरली प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी और उसका एक प्रॉपर चीज़ निकाली। He also thought that to fit a timer in the stick that could remind them about the time of taking the medicines. मेडिसिन के बारे में पता करना। प्रॉब्लम की वजह से भूलने की एक प्रॉब्लम है, उसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा उसका सोल्यूशन भी है जीपीएस ट्रैकर, क्योंकि प्रॉब्लम प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करी इन्होंने, और वो स्टिक अपने आप में प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी है कि वो रिमाइंड कर देगी दवाई लेने को। रिमाइंडर काम ना करे तो लोकेशन ट्रैक करके आपको दे देगी। तो दोनों चीज़ें इनबिल्ट हो गई। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इज करेक्ट हियर। लक्ष्मी वॉन्ट्स टू द, नीचे पढ़ लेते हैं मांगा क्या है। स्टेट द वे लक्ष्मी इज यूजिंग इट फॉर स्पॉटिंग द ट्रेंड। तो ट्रेंड कैसे स्पॉट किया है। लक्ष्मी वॉन्ट्स टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। शी इज नॉट अवेयर ऑफ इमर्जिंग ट्रेंड इन द मार्केट। हर फ्रेंड सजेस्ट दैट शी कुड हायर अ प्रोफेशनल टू डू दिस फॉर हर। She contacted a professional who was charging a very high amount for the same. She decided to do it herself. She started reading publication, business magazines, etc. etc. रीड ट्रेंड हो गया। वेबसाइट्स वगैरह पे भी ये पढ़ ही रही हैं। सोशल नेटवर्क की कहीं बात हुई नहीं तो टॉक की तरफ जाऊँ, और वैसे भी उस पर एक क्वेश्चन पहले ही आ चुका है। तो 52 का ए सही है। 53 कर लेते हैं। सुगन्या वांटेड टू, मांगा क्या भाई साहब नीचे बता दो। विच पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस, एनवायरमेंट स्कैनिंग की इंपॉर्टेंस के बारे में बात की गई है, पढ़ लेते हैं। सुगन्या wanted the younger generation to understand the nutritional value of traditional food. Keeping this in mind, she started Eat to Fit restaurant and it was successful venture. She opened many branches. Seeing her success, other restaurant followed. तो इन्होंने फर्स्ट मूवर एडवांटेज ली है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ये सीबीएसई सैम्पल पेपर का एग्जैक्ट उठाया हुआ क्वेश्चन है, हमने प्रीवियस वीडियो में भी इसे किया था। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज की इधर बात करी गई है। 53 का डी करेक्ट है। 54 कीर्ति इज अ वेल ट्रेन्ड ब्यूटिशियन। मांगा क्या है। विच आइडिया फील्ड की बात करिए। शी ओन्स अ ब्यूटी पार्लर एंड हैज अ गुड नंबर ऑफ क्लाइंट्स। She has many trained beauticians working under her. She observes that the concept of home salon is getting popular among the clients these days. She decides to start a website where the clients can book their appointments from home salon services.
She receives an excellent response on her web initiative. Which idea field has been used by Kirti? तो एक नया सर्विस बेस्ड आइडिया, ट्रेडिंग बेस्ड आइडिया, नेचुरल रिसोर्सेज, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या सर्विस। तो ये जो ऑलरेडी कर रही हैं इनकी सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है, बट एक एक्स्ट्रा सर्विस होगी, घर जाकर आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे। ट्रेडिंग बेस्ड नहीं है, कहीं से खरीद के कोई प्रोडक्ट नहीं दे रही। नेचुरल रिसोर्स भी नहीं है, इन्होंने कोई ऐसा इंग्रेडिएंट यूज़ नहीं किया है कोई ब्यूटी प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए जो नेचर से पर्टेन करता हो। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या सर्विस से इन्होंने कुछ नया नहीं निकाला है, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करके नहीं निकाला है। ये प्लेस यूटिलिटी बेसिकली क्रिएट कर रही हैं। तो मेरे हिसाब से 54 का ए होना चाहिए, 54 का ए ही है। सर्विस रिलेटेड बेस्ड आइडिया है, इन्होंने एक एडिशनल सर्विस प्रोवाइड कर दी है अपने ऑलरेडी रनिंग बिजनेस में। ठीक है, इन्होंने अपनी एग्जिस्टिंग सर्विस में कुछ इंप्रूवमेंट नहीं लगाया, सेम सर्विसेज प्रोवाइड करी है, बस होम डिलीवर्ड हो जाएंगे अब वो। सुधा स्टार्टेड हर स्मॉल स्केल बिजनेस ऑफ मेकिंग पिकल्स। मांगा क्या है? When she discussed the same to her husband, he suggested that they have to properly look into environment, analyzing the competitors. He suggested Sudha to, अब पढ़ लेते हैं। कॉम्पिटिटर को एनालाइज करना है तो फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी, इन्वायरमेंट स्कैनिंग पे ये टैप यूजफुल रिसोर्सेज, इन्वायरमेंट स्कैनिंग, इमेज बिल्डिंग। एक बार केस स्टडी पढ़ लेते हैं, वैसे इन्वायरमेंट स्कैनिंग ठीक लग रहा है। Sudha started a small scale business of making pickles along with a few of her neighbors using their free time at home. They named their venture Home Sweet Home. They were able to supply the entire district. One of the members suggested that they should expand and start selling to other states. When she discussed the same to her husband, उसने कहा कि भाई प्रॉपरली देख लो, एनवायरनमेंट को एनालाइज कर लो, कॉम्पिटिटर्स वगैरह को भी। तो 55 का सी ठीक है, 55 का सी इज़ द करेक्ट वन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। 56 बलवंत सिंह बीकानेर। मांगा क्या है? इट इज़ डैश स्टेज ऑफ क्रिएटिव प्रोसेस। क्रिएटिव प्रोसेस की कौन सी स्टेज में है? जर्मिनेशन एकदम इनिशियल बिगनिंग होती है, प्रिपरेशन में ये रिसोर्सेज गैदर कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं आइडिया को, इंक्यूबेशन के अंदर सबकॉन्शियस असिमिलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है, इल्यूमिनेशन में आइडिया इनटू स्टेज में आ रहा है, कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, एक प्रोटोटाइप बना हुआ है जिसको आप टेस्ट कर सकते हैं। पढ़ते हैं इन्होंने क्या कर रखा है। Balwant Singh of Bikaner thought of air-conditioned houses which do not require electricity. बिना इलेक्ट्रिसिटी के एयर कंडीशन हाउस बनाने का इन्होंने सोचा है। He wanted to explore the idea of construction of such eco-friendly houses which will remain cool in summer and warm in winters. He conceived the idea in 2010, but the final product could take shape in 2014. It is dash stage of creative process. तो 2010 से 2014 तक इनको समय लगा बनाने में। he conceived the idea but the final product could take shape. फाइनल प्रोडक्ट आ चुका है, तो इल्यूमिनेशन होना चाहिए। फिर ये समय का गैप थोड़ा इंक्यूबेशन की तरफ इंक्लाइन कर रहा है मुझे, बट इन्होंने कह रखा है कि 2014 में 2014 में फाइनल प्रोडक्ट शेप में आ गया। दैट मीन्स फाइनल प्रोडक्ट आ चुका है, तो फिर इल्यूमिनेशन की बात हो रही है। 56 का ए कहा हुआ है इन्होंने, तो 56 का ए इज़ नॉट अप्रोप्रिएट इन माई ऑनेस्ट ओपिनियन। फाइनल प्रोडक्ट शेप कर चुका है 2014 में। फर्स्ट लाइन में बात करो तो जर्मिनेशन की बात हो रही है, बट अभी कहाँ जर्मिनेशन है? कंसीव्ड द आइडिया इन 2010 बट द फाइनल प्रोडक्ट को टेक 2010 में पूछो तो कह सकता हूँ कि जर्मिनेशन में था, ठीक है ना। बट फाइनल प्रोडक्ट को टेक शेप, दिस लाइन क्लियरली इंडिकेट्स कि नीचे जो भी आंसर दे रखा हो उसकी लास्ट पॉसिबल स्टेज में ही होंगे। तो इन्होंने दे तो रखा है जर्मिनेशन, फिर जर्मिनेशन दे रखा होता तो फिर ये बट वाली लाइन नहीं बोलनी चाहिए थी इन्हें। ये वाली लाइन बोलने से फिर जर्मिनेशन तो नहीं हो सकता था। आई थिंक दिस इज़ इनकरेक्ट। जर्मिनेशन होना चाहिए, जर्मिनेशन नहीं होना चाहिए, इल्यूमिनेशन होना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। आगे बढ़ते हैं। 57 विनीता भावना रानी एंड नंदिनी। मांगा क्या है? कैन दे फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म। तो पढ़ लेते हैं। ऑल गुड फ्रेंड्स 15 से 17 नहीं कर सकते भाई साहब, है ना। माइनर्स कैन नॉट बी, माइनर्स कैन ओनली शेयर प्रॉफिट मेजर पार्टनर्स के साथ में। माइनर से अगर लीगली पूछा चाहे कैन माइनर बी अ पार्टनर, नो माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर बट ही और शी कैन शेयर प्रॉफिट्स, है ना। तो नो दे कैन नॉट फॉर्म अ पार्टनरशिप सिंस ऑल ऑफ देम आर माइनर्स। तो 57 का ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 58 हर्ष जैकी हिमांशु। विच, नीचे पढ़ लेते हैं। मांगा क्या है? विच सूटेबल टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू बी फाउंड बाय हर्ष। पढ़ लेते हैं क्या चाहते हैं ये। हर्ष जैकी हिमांशु हैं चाइल्डहुड फ्रेंड्स एंड दे स्टडी टुगेदर टिल क्लास 12th फ्रॉम CBSE बोर्ड। अच्छी बात है।
After completing their studies, Harsh, Jackie became doctors and Himanshu and Love became engineers. All of them had good earnings, but they wanted to start their own business as they were creative and innovative too. Harsh and Jackie gave an idea manufacture machine which could help the surgeons in doing medical tests in no time and also help in doing surgery without much blood loss. Himanshu and Love liked the idea very much and agreed to it, but they realized that they are not having enough capital to start the business. They estimated that approximately 3 crore would be required to finance the project, which could be collected by them from their friends and relatives. They also wanted their private properties to be used to pay off. They also wanted their private properties to not be used टू पे ऑफ. तो इनको लिमिटेड लाइबिलिटी चाहिए नीचे वाली लाइन, तो वो भाई साहब आपको मिलेगी जॉइंट स्टॉक कंपनी में और कहीं नहीं मिलेगी. ठीक है ना. तो इसका फिर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. 59 देखते हैं. त्रिलोचन एन एंटरप्रेन्योर वांट्स टू स्टार्ट एन इंडस्ट्री टू मैन्युफैक्चर स्कूटर. पवन पुत्र मांगा क्या है आगे ये बताइए हमें. तो फॉर दिस ही थॉट टू प्रिपेयर डैश बिजनेस प्लान विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ पिक्चरिंग ahead every step in long series of separate operations, each step to be taken in the right place, in the right degree, at the right time, and each operation to be done at maximum efficiency. पढ़ लेते हैं. त्रिलोचन एन एंटरप्रेन्योर वांट्स टू स्टार्ट एन इंडस्ट्री. एलिमेंट ऑफ बिजनेस प्लान बेसिकली मांगा है. देखते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज फिर से पढ़ते हैं, फिर एक जजमेंट करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है. Entrepreneur wants to start an industry to manufacture scooter. Pawan Putra in rural areas of Rajasthan where very few employment opportunities are available. He wants to fix a very low and reasonable price for a scooter as compared to his competitors so that the lower income group people can afford to buy this. For this he thought to prepare dash business plan. तो इनको कॉस्ट ऑफ स्कूटर कम चाहिए है ना. तो प्रोडक्शन प्लान जो रहेगा उसमें कोशिश करिएगा कि कॉस्ट ऑफ स्कूटर कम रखें ताकि अफोर्डेबल स्कूटर बन सके. ऑर्गेनाइजेशनल का कोई लेना देना नहीं लग रहा, ह्यूमन रिसोर्स भी नहीं है, मार्केटिंग की भी बात यहाँ पे नहीं हो रही है. ठीक है ना. तो 59 का ए मेरे हिसाब से करेक्ट है एंड 59 का ए ही है. आगे बढ़ते हैं. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉडल पेपर. Shillong is famous for its pristine beauty. Ariel Private Limited wanted to build an eco-friendly. मांगा क्या है भाई साहब ये बता दो. तो फॉर्मेट ऑफ बिजनेस प्लान कौन सा है ये बता रखा है. Eco-friendly amusement park which will not only be for fun. The company felt that आगे बढ़ रहा हूँ सीधा. The felt that it is duty to educate present generate about do-it-yourself project. This will bring awareness about. She put her idea before the venture capitalist by making an entertaining slideshow. एन ओरल नरेशन पिच डेक विद ओरल नरेटिव की बात हो रही है. 60 का बी. बाकी जितनी भी बातें करी हैं हमारे काम की इंफॉर्मेशन वो नहीं है. मुझे मेरा आंसर मिल गया इस गिवन डेटा से ही. तो व्हेन यू हैव स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स you can confidently attempt the options even without reading the whole cases. तो केस स्टडीज पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा, ये प्रॉब्लम भी आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी एग्जाम में. तो दोस्तों आई होप आपको ये मॉडल पेपर समझ में आया होगा. कहीं कोई कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. सोशल मीडिया पे भी अनिकांत कुणावत इंस्टाग्राम पब्लिक प्रोफाइल है, वहाँ पे डायरेक्ट मैसेज कर लीजिएगा इफ यू आर फीलिंग शाय टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन हियर इन द कमेंट सेक्शन बिकॉज अदर्स माइट बी रीडिंग योर कमेंट्स बट आई थिंक यू शुड नॉट. वीडियो अगर वैल्यूएबल लगा हो तो फिर से कहूँगा लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासेस के साथ, क्लास के स्टूडेंट्स के साथ. अकाउंटेंसी का भी बहुत सारा कंटेंट है चैनल पे और चैनल ग्रो करेगा तो मैं मोटिवेट होऊंगा और कंटेंट क्रिएट करने के लिए. चैनल पे सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो प्लीज़. बहुत मेहनत लगती है वीडियोस क्रिएशन में, आपके लिए क्वेश्चन प्रिपेयर करके लाने में टाइम भी बड़ा देना पड़ता है. तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इट्स नॉट गोना कॉस्ट यू एनीथिंग, इट्स जस्ट अ क्लिक अवे. बेल आइकन दबा दो ताकि नोटिफिकेशन आता रहे. और चैनल को किसी भी तरीके से अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उससे रिलेटेड डिटेल्स भी हैं. हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. कोशिश रहेगी और सैम्पल पेपर्स मैं आपके लिए लेकर आऊँ. तब तक के लिए बाय. हैव अ वेरी गुड डे टुडे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. बाय एवरीवन.